अब आ जाइए गौर से। मैंने एक होमवर्क सवाल दिया था, एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये दिया था, क्वेश्चन नंबर शायद 80 था, उसको मैं क्लियर करवा रहा हूं। देखिए, कल आपको मैंने V और I के बीच में ग्राफ, टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खिंचवाया था, समझाया भी था। तो ग्राफ की शेप ये आई थी, स्ट्रेट लाइन। रीजन भी बताया था, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी। आपको ये कोऑर्डिनेट याद कर लेने हैं। ये कोऑर्डिनेट E होता है और ये कोऑर्डिनेट E/R होता है। ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, इस पर डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आएंगे। अब मेरा आज का एक क्वेश्चन ये है कि चलिए, यदि ये सर्किट है, शायद क्वेश्चन नंबर 80 है, मैं देख लूंगा, लेकिन मैं सिचुएशन दे देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है कि यदि मैं आपको एक बैटरी दूं, उसका कुछ ईएमएफ हो, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो, और यहां पर एक रेजिस्टेंस हो, ठीक है, आर, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, तो अब आपको सवाल यह है कि वीटी, टर्मिनल वोल्टेज और आर के बीच में ग्राफ खींचना है। वी यानी वीटी, टर्मिनल वोल्टेज और आर के बीच में ग्राफ खींचना है, ये खींचना है। अच्छा, आपको एक दिन तो मैं एक चीज दिखा चुका था ना कि साला इसको हैवी कर करके हम ज्यादा से ज्यादा इसका खून चूस सकते हैं। याद करो उस दिन वाले एग्जाम्पल को, शायद परसों था वो, ये कि यदि ये 9 ओम है तो 10 में से 9 वोल्ट खींच लिए थे इसने। यदि ये 99 है तो 9.99 खींच लिए थे। इन शॉर्ट, टर्मिनल वोल्टेज इस बात पे भी डिपेंड कर रहा था कि खून चूसने वाला यानी कैपिटल आर कौन सा है। तो चलिए, ग्राफ खींचना है हमको वी और आर के बीच में। पहले आप देख लीजिए कि मैं समझाने क्या चाह रहा हूं। टर्मिनल वोल्टेज और आर के बीच में ग्राफ खींचना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधी सी बात है, यदि इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचना है तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन जो भी है वो खींचते हैं। तो आपने सॉल्यूशन देखेंगे वो ये, सिंस आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R, ये पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है। ये रहा V और ये रहा R। चलिए, V और R में इक्वेशन डिजाइन कर रहा हूं मैं। V और R में, तभी तो V और R का बीच का ग्राफ तभी तो पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, सर्किल है, क्या है। आपको इसका ही और इसके बीच में ग्राफ खींचना है। तो एक तरफ LHS में V रखूंगा और एक तरफ RHS में R रखने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, ये क्या हो गया, R इंटू वी इक्वल टू ER माइनस VR। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा R प्लस R इंटू वी इक्वल टू ER, V इक्वल टू ER अपॉन R प्लस R। यानी जो मैंने बोला था वो कर दिया, एक तरफ V आ गया और एक तरफ R आ गया, ताकि एक, ठीक है, V और R के बीच में तो ग्राफ खींचना है। V माने टर्मिनल वोल्टेज, R माने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ऐसे चीजों में एक चुल हो जाती है। देखना बेटा, मैं जिस नजर से देख रहा हूं आप भी उस नजर से देखिए। जनरली यदि मैं आपसे कहता हूं y इक्वल टू 1/x प्लस 3, इमेजिन करो, सिर्फ इतना होता, तो मैंने यदि बोला बताइए x बढ़ेगा तो y पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलो। यदि x बढ़ेगा तो y पे क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से टाइप करिए। यदि x बढ़ेगा तो y, यदि फंक्शन ये है तो, यदि इस टाइप का फंक्शन आप फेस करते हो तो सिंपल है, यदि x बढ़ेगा क्योंकि x डिनोमिनेटर में, यदि ये बढ़ेगा तो y घटेगा। नॉट अ रॉकेट साइंस, एक सिंपल सी फिजिक्स थी। लेकिन एक एग्जांपल तो ये आपके सामने हो गया जिसमें आप क्लियर कट देख रहे हो कि x बढ़ेगा तो y घटेगा। लेकिन यदि मैं इसमें ये लिख दूं y बराबर x प्लस 3 और ऊपर भी x आ जाए, इमेजिन करो ऊपर भी x आ जाए, तो यहां एक चुल्लो हो जाती है सोचने में। अब मैंने कहा यदि x बढ़ेगा तो y पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आंसर चाहिए मुझे, मैं आपको अब दिक्कत बताता हूं क्या होगा। यहां x प्योर डिनोमिनेटर में था, x बढ़ेगा, x बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो y घटेगा ही घटेगा। लेकिन अब यदि x, सपोज करो ऐसा भी फंक्शन हो सकता है कि ऊपर भी हो नीचे भी हो, अब x बढ़ेगा तो प्रॉब्लम ये हो गई कि न्यूमरेटर कह रहा है भाई न्यूमरेटर में भी x, न्यूमरेटर के बढ़ने से ये बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर में भी x है ना, डिनोमिनेटर में भी है। अब यहां पे एकदम से सिचुएशन खराब हो गई। अब डिसीजन लेना थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही गई। तो अंतर समझ में आ गया। फिर इस दिक्कत का समाधान भी मैं बताऊंगा, पहले आप समस्या समझिए। इस समय तो मैं भी इसका ग्राफ नहीं खींच सकता, क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, x न्यूमरेटर में भी है, x डिनोमिनेटर में भी है। न्यूमरेटर, अब x बढ़ाओगे तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, तो साला समझ में ही नहीं आ रहा कि इंपैक्ट क्या होगा। तो फिर इस समस्या से निकलने का एक ही तरीका है, वो तरीका देखिए क्या है।
यहां पे आप मतलब आप यार स्वतंत्र नहीं हो डिसीजन लेने में, ले नहीं पा रहे ढंग से, तब आप इसमें क्या करेंगे पता है? अच्छा पहले बताइए समस्या समझ में आ गई या नहीं आ गई? इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि टेक्निकली डिसीजन लेने में क्या दिक्कत आ रही है, इसमें आ गई ना? चलिए अब इस समस्या का समाधान बताता हूं, कुछ मत करिए, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड करिए, इसको भी और इसको भी। तो मैंने न्यूमरेटर को एक्स से डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया, ये 1 + 3/x। फील करो, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब क्या हुआ, x सिर्फ इस जगह पहुंच गया है, सिर्फ एक ही जगह है। अब आप इतना मतलब इस जैसा इजी तो नहीं है, लेकिन इस जैसा टफ भी नहीं है। अब डिसीजन लेना आपके लिए आसान होगा। देखो कैसे आसान होगा बताइए। अब यहां लेते हैं, x बढ़ेगा, बुद्धि लगाइए, यदि x बढ़ेगा तो इतना हिस्सा घट जाएगा। इसको 3/x को भी कोई एक नई फिजिकल क्वांटिटी मान सकते हो, जेड जैसे 3/x को अपने आप में कोई यूनिट मान सकते हो, 3/x को कोई एक सिंगल टीम मान सकते हो। तो बताइए यदि x बढ़ेगा, समझ गए कि नहीं, x बढ़ेगा तो ये वाला हिस्सा क्या होगा बोलो, ये पूरा 3। तो बताइए 3/x क्या होगा, घटेगा, 3/x घटेगा। और ये घट रहा है 3/x, यानी डिनोमिनेटर घट, ओवरऑल डिनोमिनेटर घट रहा है, ओवरऑल डिनोमिनेटर घट रहा है। तो अब आप बताइए y पे डिसीजन ले पाए या नहीं ले पाए? अब बताइए फाइनली y पे डिसीजन आप ले पाए बिना किसी शक के, बिना किसी मतलब होता है ना डाउट के कि y आपका बढ़ेगा। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट जो मैंने डिलीवर किया है, शायद आपने कई लोगों ने पहली बार ये देखा होगा कि इस समस्या से ऐसे निपटना होता है। तो अब आजिए, है ना, इस टाइप की समस्या से कैसे निपटेंगे वो देखिए। अब सेम समस्या यहां आ गई, चेक करो, हमको v और r के बीच में ग्राफ खींचना है। अब r सारा न्यूमरेटर में भी है, r डिनोमिनेटर में भी है। अब यदि मैं कहूं r बढ़ेगा, तो पहली बार में दिक्कत क्या आएगी कि साला न्यूमरेटर कह रहा है कि मैं बढ़ूंगा, डिनोमिनेटर कह रहा है मैं भी बढ़ूंगा, तो साला डिसीजन किस पे लें? तो बताइए यदि यहां से कुछ यदि सीखे हो तो बताइए यहां क्या करना चाहिए। अब अभी तो सर भी कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा, तो सर की मदद करिए, क्या करना चाहिए। यदि यहां से आप सीख गए आर और आर, यदि स्मॉल है स्मॉल और कैपिटल है कैपिटल बनाइएगा जो भी, बताइए। हाँ जी, डिवाइड करेंगे कैपिटल आर से, ऊपर नीचे, बिल्कुल ठीक, सेम कॉन्सेप्ट। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कैपिटल आर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैपिटल आर से डिवाइड कर रहा हूं। तो बताइए v इक्वल टू न्यू, ये हो गया e और ये हो गया r/r + 1। अब स्टार्ट करेंगे डिसीजन लेना। मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। आप पहले 20 सेकंड का पॉज दे रहा हूं मैं, 20 सेकंड का मैंने पॉज दिया, चेक कर लीजिए उधर, जब तक उधर चेक कर लीजिए कि क्या कर दिया मैंने, इसमें आखिरकार दिक्कत क्या थी। ठीक है, जो दिक्कत थी उससे ऐसे ही निपटा जा सकता है, नहीं तो बेटा फिजिक्स के हर स्टेप आपको बवाल लगने लगते हैं कि यार ये अब सर के दिमाग में क्या खुजली हुई। दिमाग तो मैंने बोल दिया है, वरना सोचते तो आप कुछ और होगे, है नहीं, कि ये क्या खुजली हुई यार, ये क्या कहते हैं, ऐसे क्यों किया, ये स्टेप क्यों किया। अब बेटा कैसे कॉमन, हाँ बात वही है बेटा। चलिए इधर देखिए, अब आप फिलहाल आप देखिए, इन शॉर्ट आपका अब यहां पे धीमे धीमे डिसीजन लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि v और r के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, v और r के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। अजीबोगरीब इक्वेशन है ना, तो ये आपकी पैराबोला से मैच कर रही, ना स्ट्रेट लाइन से मैच कर रही, ना सर्कल से मैच कर रही। तो इसे तो चूल्हे में जाने दो कि यार इक्वेशन किसी स्टैंडर्ड से तो मैच नहीं कर रही, फिर कैसे करें? फिर ग्राफ खींचने के लिए हम इसमें कुछ रैंडम वैल्यूज रखेंगे। हमें v और r टर्मिनल वोल्टेज और कैपिटल R के बीच में ग्राफ खींचना है। तो बताइए शुरुआत करते हैं, R की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सोच के बताओ, R की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ये R की मिनिमम वैल्यू, या यहाँ पे ये कौन सा कोऑर्डिनेट है R का, R की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। कैपिटल R तो 0 हो सकता है ना, कि इफ R इक्वल टू 0। अब आप खुद बताइए, यदि ये भाई साहब 0 है यहां, तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट आ जाएगा। मैं रुक रहा हूं, आपकी मदद कर दी। इफ R इक्वल टू 0 देन बताइए स्मॉल r/r इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा। इसमें कोई गुंजाइश, ये वाला जो टर्म स्मॉल r अपॉन कैपिटल R आप इमेजिन करो 0, इनफाइनाइट आएगा। तो देन फ्रॉम फर्स्ट, बताइए देन फ्रॉम फर्स्ट, हट रहा हूं सामने से,
बताइए टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी? यदि ये भाई साहब जीरो है तो ये भाई साहब ये इंफिनिटी, इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ दो वो इंफिनिटी, और कुछ भी डिवाइडेड बाई इंफिनिटी ये जीरो आएगा। बोलो ये वैल्यू समझ में आ गई ना, कि यदि आप इसकी वैल्यू जीरो रखते हो तो टर्मिनल वोल्टेज जीरो आएंगे, टर्मिनल वोल्टेज जीरो आएंगे। दूसरा, अब ये तो आपने इस कोऑर्डिनेट पे v की वैल्यू निकाली, यानी ये जीरो तो ये भी जीरो, r जीरो v जीरो। अब r सपोज करो जीरो ना लेके तुमने बढ़ाया, इफ r इंक्रीजेस, भाई अब आप इसकी बजाय यहां पर आगे सपोज करो r को थोड़ा बढ़ाया, तो बेटा r बढ़ाओगे तो बताइए देन r अपॉन r क्या होगा, घटेगा या नहीं घटेगा? भाई सपोज करो r आप बढ़ा रहे हो, जीरो नहीं है, तो ये आप बढ़ाओगे, इसको आप बढ़ा रहे हो तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ओवरऑल डिनोमिनेटर भी घटना चालू हो जाएगा, तो r अपॉन r घटेगा। तो इसका मतलब बताइए v पर क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। अब आप अपनी भी तो बुद्धि दीजिए, लगाइए, घिसिए। ए खुशी दोबारा सोचो, ठीक सही सोचा है वैसे, सॉरी सही सोचेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से देख लीजिए, यदि कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर यदि बढ़ेगा तो ये ओवरऑल टर्म घटेगा, यानी पूरा डिनोमिनेटर घट रहा है, और जब डिनोमिनेटर घटता है तो वैल्यू बढ़ने लग जाती है। तो आपको एक चीज ये पता चल गई। और लास्ट बताइए आर बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ा सकते हो आप, कितनी औकात तक? आपने आर जीरो रखा, फिर बढ़ा रहे हो, आर और बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। अब इफ आर टेंड्स टू इंफिनिटी, आपने आर इनफाइनाइट कर दिया, अच्छा आर इनफाइनाइट तो हो भी जाता है, ये रही बैटरी, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का रेजिस्टेंस, इस समय आर की वैल्यू 10 ओम है। पता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, सर्किट तोड़ दीजिए, हो गया इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। बताइए इस सर्किट में कितनी करंट होगी इस समय, सर्किट तोड़ दिया मैंने, इस सर्किट में जीरो करंट होगी, ठीक है। करंट कैसे निकलती है, V अपॉन आर से, है ना, और जब आर ही, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब आर कैसे निकलेगा, V अपॉन आई से। आपने 10 वोल्टेज दे रखे हैं लेकिन करंट फिर भी नहीं चल पा रही, 10 वोल्टेज दे रखे हैं लेकिन करंट जनरेट नहीं हो पा रही, तो आर इनफाइनाइट हुआ नहीं हुआ? तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देना तो बड़ा आसान काम है, सर्किट तोड़ दो या की ओपन कर दो, की ओपन कर दो, जैसे ये था रेजिस्टेंस 10 ओम, यदि मैं यहाँ की को ओपन कर दूं, हो गया इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है सर्किट का। तो बताइए यदि आर टेंड्स टू इंफिनिटी हो, देन ये जो आर अपॉन आर है इसका क्या अशर होगा, बोलो? आर अपॉन आर टेंड्स टू जीरो, भैया सीधी सी बात है, इतना हिस्सा जीरो होगा, सिर्फ इतना हिस्सा। तो बताइए, खुद बताइए, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, v टेंड्स टू या v इक्वल टू, आप इक्वल टू रख सकते हो बेटा, आप इक्वल रख सकते हो, तो बिल्कुल ठीक भैया। ये यदि टर्म ए, खुशी दोबारा देख, ये आर अपॉन आर जीरो है, ये जीरो हुआ है, पर साथ में +1 भी तो है, +1, क्या कर रहे हो? तो ये v टेंड्स टू e आएगा, ओके। तो अब इन तीनों से आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ग्राफ कैसा खींचेगा। तो यदि नहीं हुआ तो मैं ग्राफ खींचने जा रहा हूं, इन तीनों से आपको आइडिया क्या हो गया, दैट इज देयरफॉर फ्रॉम ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये रहा टर्मिनल वोल्टेज, ये रही कैपिटल आर। तो जब आर जीरो है, एक कोऑर्डिनेट तो ये रहा आपका, आर जीरो है तो वी जीरो है, यानी ये रहा पॉइंट। फिर अगली हिंट क्या है, आर बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, लेकिन वी बढ़ते, आर बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगा, आर की वैल्यू आप बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट ले जाओगे, लेकिन वी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते ई रहेगी बस, ज्यादा से ज्यादा। यानी आर यदि इनफाइनाइट हो भी गया, आर यदि इनफाइनाइट हो भी गया तो वी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा ई होगी, ई यानी ईएमएफ जो भी है 6 वोल्ट 7 वोल्ट। तो सुनिए बेटा, ग्राफ आप समझिएगा कैसे आएगा। ये सपोज करो ईएमएफ है, तो ग्राफ की शेप समझिएगा, ग्राफ आएगा ऐसे, इससे टच नहीं करना, बस ये ए ऐसे, ये ग्राफ है। इसका मतलब ये है कि देखो ग्राफ को रीड करिए कि ये ग्राफ बढ़ रहा है, आर बढ़ने पे भी बढ़ रहा है, आर बढ़ने पे भी बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्राफ फाइनली इस लाइन को छुएगा, ज्यादा से ज्यादा ये वाला, ये जो ग्राफ है ये इसको छू लेगा, और ये ग्राफ जैसे ही इसको छुएगा तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो?
सुनो मेरी बात, यदि ये वाली वैल्यू ये इसको छू लेगा, अरे क्या मैं पढ़ा लूं पहले, ये वाला ग्राफ जैसे ही इसको छुए लेगा तो ये v इक्वल टू ई हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो ना इंफिनिटी वाले ग्राफों में हम यूं करके छोड़ देते हैं, टच नहीं करते। इसका मतलब ये होता है कि ये इसको छुएगा लेकिन एट इंफिनिटी में छुएगा, 1/r। जैसे e या v इक्वल टू 1/r था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। v और r के बीच में ग्राफ खींचा, तो कितनी बार मैं बता चुका हूं कि इसको यहां टच नहीं करते। बताना r की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तभी तो v की वैल्यू 0 होगी, जब r इनफाइनाइट होगा तब v 0 होगा। तो इसका मतलब इस ग्राफ से बस इतना मैसेज छोड़ देते हैं कि ये ग्राफ इसको छुएगा लेकिन इन्फिनिटी पर, r इन्फिनिटी और ये इस पे 0, तो इसको यहीं छोड़ देना है। तो ऐसे ही इसको मिलाना नहीं है, ये ऐसे छोड़ देना है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? मतलब इसको ये फील करा देना है, फील करा देना है कि हम तुझे ये छुला देंगे, ये टच कर लेगा लेकिन इन्फिनिटी पर, क्योंकि जब r इन्फिनिटी है तभी तो v e है ना। यदि मैं यहां टच कर दूंगा तो इसका मतलब तो ये हो गया कि r की इस वैल्यू पर, इसका मतलब तो ये हो गया ना r की इस वैल्यू पर v e हो चुका है, जबकि r की इस वैल्यू पर e नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। अरे अब उसके देख, तू समझ ही नहीं रहा जय, स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, आगे क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हो? जब ये ग्राफ यहीं पे छोड़ना है तो आगे क्यों सोच रहे हो? जय आप ये कह रहे हो आगे जाके स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, आगे जाके कहां पे बताओ, कहां पे आगे जाके जय? इनफाइनाइट में ना, और इनफाइनाइट के बाद ग्राफ क्यों खींचेगा भाई? ये इसको जब तक ये इसको छू नहीं लेगा, ये इसको छूने की कोशिश कर रहा है, ये वाली कर्व, ये जो लाइन है v इक्वल टू ई वाली, इसको छुएगा वो भी इनफाइनाइट पे जाके। बस इतना सोचिए, इससे ज्यादा मत सोचिए। ठीक है, 1 मिनट। हाँ बोलो, समझ में आया? जल्दी बोलो, ये पूरी थ्योरी समझ में आई या नहीं आई? जल्दी जल्दी जवाब दो, नहीं तो बेटा आज मैं तीसरी मीटिंग लेने के मूड में हूँ। ग्रुपिंग ऑफ बैटरी खत्म करने वाला हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको लगता हो कि ये ज्यादा समझ में आ गया तो। ठीक, चलिए अब जो अगला टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब देखिए पिछले 2-3 महीनों में जब से कनेक्टिविटी हमारी आपकी हुई है, आप ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ चुके और कुछ दिनों पहले ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर पढ़ चुके। आज आप ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ने जा रहे हो। ग्रुपिंग ऑफ सेल में थोड़ी सी चुल है, मैं बताता हूं क्या। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, फिर मेन हेडिंग बाद में डालूंगा। एक एमई एग्जाम्पल सुन लीजिए बेटा। ये बताइए, ये x और ये y, बताइए ये दोनों किस ग्रुपिंग में जुड़े हुए हैं? बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। बताइए a और b के बीच में ये कौन सी ग्रुपिंग सिखाई है? ऑब्वियसली सिंपल सीरीज, ये सीरीज ग्रुपिंग है। अब ये x और y कुछ भी हो सकते हैं, ये दोनों रजिस्टर हो सकते हैं, ये दोनों बैटरी हो सकती है, दोनों कैपेसिटर हो सकते हैं, कुछ भी। लेकिन बैटरी के केस में अब आपके सामने एक चुल हो जाती है, वो समझिएगा। सपोज करो इस x की जगह ये E1 10 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, ये 2 सेल है। तो बताना मैंने x मिटा के E1 लिख दिया और y मिटा के E2 लिख दिया, तो ये दोनों सीरीज में ही हुए। बताइए यदि आपको ये लगता है कि ये दोनों सीरीज में, तो फिर ये भी सीरीज में ही है। जी हाँ, इसमें कोई चुल नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं है। माना यदि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब हर बार की तरह यदि आपसे कोई पूछे सर मुझे A और B के बीच में इन दोनों को हटा के एक बैटरी लगानी हो, जैसे ये 2 रेजिस्टेंस है ना A और B के बीच में। अब आप इतना तो सीख चुके हो कि यदि आप इन दोनों को हटा के सिर्फ एक लगाना चाहते हो तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो सेम इन दोनों को हटा के यदि आप एक बैटरी लगाना चाह रहे हो तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट बैटरी। उसका असर वही होना चाहिए जो इन दोनों का मिलके। इसका मतलब आपको फाइनली एक बात बताइए, यदि मैं दोनों बैटरी उखाड़ दूं और इसके इक्विवेलेंट बैटरी ज्वाइन कर दूं, इन दोनों को उखाड़ के इनकी रिजल्टेंट बैटरी लगा दूं, तो वो रिजल्टेंट बैटरी इक्विवेलेंट बैटरी किन 2 पॉइंटों के बीच में लगानी पड़ेगी? मुझे बताइए किन 2 पॉइंटों के बीच में लगानी पड़ेगी? जी हाँ बिल्कुल ठीक, सुमित, कन्हैया, जैन, सिद्धार्थ, बिल्कुल ठीक। यानी इन दोनों को हटाने के बाद आप यही दोनों तो हटाओगे, ये दोनों हटाओगे, और जब ये दोनों हटा दोगे तो आपको सिर्फ ये और ये पॉइंट दिखेगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है सुनिए। अब मैंने इसके बीच पॉइंट का नाम एक सी दे दिया, सी।
ये जो बीच में पॉइंट है उसका नाम सी दे दिया। तो बताइए फटाफट इस फिगर को देख के यदि मैं VA माइनस VC लिखूं, पढ़िए ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना है। ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सिर्फ ए और सी के बीच में, वो है 10 वोल्ट। समझ जाओ क्यों है 10 वोल्ट, समझ जाओ क्यों है 10 वोल्ट। तो यहाँ आई आर क्यों होगा, यहाँ आई और आर नहीं है 10 वोल्ट है, क्योंकि ए और सी के बीच में बैटरी लग रही है 10 वोल्ट की। लग रही है कि नहीं लग रही, ठीक है ऐसे ही। और ए हायर, अच्छा ए और सी में हायर पोटेंशियल ए है, क्योंकि ए पर बैटरी का बड़ा पोटेंशियल लग रहा है, सी पे बैटरी का लोअर। अब यदि सी और बी से कंपैरिजन करूं, बेटा ये वही बात होगी, यदि 3 लड़के खड़े हैं, ठीक है ए बी सी, तो ए की हाइट बी की हाइट ए से छोटी है, बी की हाइट ए से छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि बी दुनिया में सबसे छोटा है, बी सी से तो बड़ा है। तो जब आप ए और सी को देख रहे हो तो सी का पोटेंशियल ए के कंपैरिजन में छोटा है, देखो। लेकिन जब आप सी और बी को देखोगे, सिर्फ सी और बी को देखोगे, तो सी का पोटेंशियल बी से बड़ा है या छोटा है, चेक करके बताओ। यदि आप केवल सी और बी को देख रहे हो तो, सी और बी को देख रहे हो तो, सी और बी को देख रहे हो तो सी का पोटेंशियल बी से बड़ा है। तो जैसे बताइए, अच्छा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना, यदि मैं ये कहूं बताओ बी छोटा है या बड़ा है, यदि मैं आपसे कहूं इस फिगर में बी छोटा है हाइट वाइज, बी छोटा है या बड़ा, तो आप कहोगे सर किसके कंपैरिजन में, बी ए के कंपैरिजन में छोटा है, बी सी के कंपैरिजन में बड़ा है। तो सेम, भले ही इन दोनों में सी छोटा था, लेकिन जब सी और बी देखोगे तो जल्दी बताओ, तो ये चीज इसलिए क्योंकि ये करना भी आना चाहिए आपको, आपको बड़े में से छोटा करना ही माइनस आना चाहिए। तो बताइए इसकी जगह फिल इन द ब्लैंक, जल्दी बताओ क्या लिखूं, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब क्योंकि आपको ए और बी के बीच का नेट इफेक्ट निकालना है, तो आपको सी पॉइंट से तलाक लेना है। तो सी पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इनको ऐड कर देना चाहिए, बिल्कुल इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करते ही ये कट जाएगा, VA माइनस VB कितना आ गया, 16 वोल्ट। कितना आया, 16। अब आप सोच के देखिए, यदि मैंने 10 ना लिख के E1 लिखा होता, 6 ना लिख के E2 लिखा होता, तो ये 16 नहीं E1 प्लस E2 आ रहा होता ना आंसर। सोचो, यदि मैंने यहाँ E1 और E2 लिखा होता तो ये आंसर E1 प्लस E2 आ रहा होता। दैट इज तुम दोनों हटो, मैं आ रहा हूं, मैं लग रहा हूं ए और बी के बीच में। तो ये जो इक्विवेलेंट बैटरी लगी वो कितने की लगेगी, E1 प्लस E2 की। यानी जब दोनों सेल सीरीज में थे, तो आप देखिए इक्विवेलेंट बैटरी किस तरीके से किस वैल्यू की आई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, यदि एक छोटी सी चुल इसमें है, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे 2 रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, ओके। 2 रेजिस्टेंस सीरीज में हो, 2 बैटरी सीरीज में हो तो आपने लिख दिया E1 प्लस E2। लेकिन इसमें चुल है अभी एक। सपोज करो मैंने ये वाली बैटरी पलट दी, चेक करो जल्दी से, पलट दी यानी यूं करके तोड़ के पलट दी, टर्मिनल इधर उधर कर दिए। ये वही 10 वोल्ट की बैटरी है E1, ये वही 6 वोल्ट की बैटरी है E2, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, इस पॉइंट का नाम सी दे दिया। तो अभी भी ये दोनों सीरीज में, टेक्निकली ये सीरीज में ही हैं। बताइए इसी तरीके से तो जुड़ रही हैं अब भी, ये सोच के बताइए, ये दोनों इसी तरीके से तो जुड़ रही हैं, ये दोनों बैटरी अब भी इसी तरीके से कनेक्टेड है। तो याद रखिएगा ये दोनों E1 E2 अब भी सीरीज में, अब भी, जी हाँ अब भी। लेकिन अब देखते हैं कि यदि मैं इन दोनों को उखाड़ के एक सिंगल बैटरी लगाना चाहता हूं, तो चलिए पहले बताइए VA माइनस VC, ऊपर का फिगर देख के बताइए VA माइनस VC कितना होगा, VA माइनस VC कितना होगा, 10 वोल्ट, क्योंकि ए और सी के बीच में ये बैटरी लग रही है और ए पर सी के कंपैरिजन में हायर पोटेंशियल लग रहा है, ए पर सी के कंपैरिजन में हायर पोटेंशियल लग रहा है। तो अब ऐसे ही जैसे आपने इसे देख के ये लिखा है, इसे देख के ये लाइन लिखी है, आप इसे देख के क्या लाइन लिखोगे, ध्यान रखना। अब सी और बी को देखोगे तो बी हायर पोटेंशियल पर है, बी हायर पोटेंशियल पर है सी के, तो इसे लिखिए VB माइनस VC इक्वल टू 6, VB माइनस VC 6। अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ गए। अब इसको इसे देख के ऐसे लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है। रेजिस्टेंस ठीक है। अब आ जाइए, अब यदि मुझे फाइनल इफेक्ट निकालना है, इन दोनों को उखाड़ना है, इन दोनों को यदि मुझे उखाड़ना है तो मुझे सी पॉइंट से तलाक लेना पड़ेगा। तो इन इक्वेशनों से सी हटाने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कट जाए, देखो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन बदल जाता है ना, माइनस प्लस माइनस। तो ये VA माइनस VB इक्वल टू आ रहा है 10 में से 6 4,
यानी E1 में से E2 घट रहा है। अब आप एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जब आपको लगा कि हमें फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, आपको लगा दो बैटरी सीरीज में हो तो दोनों के ईएमएफ जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2, नहीं, दोनों के घट भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी पोलैरिटी किस तरीके से कनेक्टेड है। सीरीज ये भी है, सीरीज ये भी है। आया समझ में नहीं आया? तो अब इसका मतलब दैट इज तुम दोनों हटो, मैं आ रही हूं ए और बी के बीच में, E इक्विवेलेंट, तो कितने इक्विवेलेंट बैटरी आएगी इस बार? E1 माइनस E2 वोल्ट की बैटरी आएगी, 4 वोल्ट की जो की है। तो सीरीज में ये फॉर्मूला भी लग जाता है, सीरीज में ये फॉर्मूला भी लग जाता है। अब याद करने की बहुत डायरेक्ट ट्रिक, यदि अच्छा गौर से देखना, अब इधर देखना डायरेक्ट, मैं दोबारा से इस फिगर को इसी में कर देता हूं। बताइए, सोच के देखिए, यदि सिर्फ ये वाली बैटरी एक्शन में होती है और ये दुबका लूं मैं, ये दुबका लेता हूं, तो इसकी मेरा एरो देखते चलना, ये मैंने दुबका ली, इसको देख रही नहीं है, मान लो मेरा हाथ हट गया लेकिन आपको दुबका हुआ, तो ये बैटरी ऐसे करंट देती है नहीं देती? बोलो, चेक करो। ये जो मैंने एरो लगाए हैं E1 बैटरी के एरो लगाए हैं, E1 बैटरी के, और ये लगा दो तो ये इस तरीके से करंट देगी सर्किट में, ऐसे करके देगी, नीचे से ऐसे आ जाएगी। अब इसको देखिए, इसको देखिए, ये भी ऐसी करंट देगी। तो अब गौर से देखो, यानी दोनों ही बैटरी सर्किट में एक ही दिशा में करंट देना चाह रही है। यदि ऐसा हो तो जुड़ जाएंगी बैटरी। समझ गए ना? समझ गए बोलो। यदि दोनों ही बैटरी सर्किट में एक ही दिशा में करंट दे रही हो, जैसे वेक्टर ऐड होते हैं एक तरीके से, हालांकि ये वेक्टर नहीं है लेकिन फिर भी ये दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे, उनका अलजेब्रिक सम कर देना। लेकिन इसको गौर से देखिए, ये यदि मैं ये वाली बैटरी दुबका लूं, ये वाली बैटरी दुबका लूं, तो ये तो सर्किट में ऐसे करंट देना चाहेगा। देखो चेक करो मेरे हाथ में, ये है ना, ये ऐसे देना चाहेगा करंट, यानी यूं करके सपोज करो मैंने इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट ऐसे करंट कर दिया, सुनो ऐसे सर्किट पूरा कर दिया, तो ये तो इस सर्किट में ऐसे करंट दौड़ाना चाह रहा है, देखो ऐसे। यदि ये बैटरी डीएक्टिवेट कर दो तो 10 वोल्ट की बैटरी ऐसे करंट, लेकिन ये 6 वोल्ट की बैटरी ऐसे करंट चलाना चाह रही है, ऐसे चलाना चाह रही है, तो दोनों की करंट एक ही दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में? इस बार दोनों की करंट अलग अलग दिशा में भग रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप घटा दीजिएगा। समझ गए कितना सिंपल है देखना? ठीक है, कितना सिंपल है इस चीज को देखना कि सीरीज में जुड़ना कब है और सीरीज में घटना कब है। अच्छा एक चीज और इसमें मैं बता दूं, एक और चीज सिंपल सी, बहुत आसान चीज है। फिर आपने क्या किया, इस फिगर और इस फिगर में बैटरी भी को पलट दिया। सपोज करो मैंने बैटरी इस फिगर में बैटरी इसको पलटा होता, इस 10 वोल्ट वाली को पलटा होता, बी तो ये पॉइंट है, सी। गौर से देखिए, ये बैटरी एज इट इज है, पोलैरिटी के एंड्स में भी ध्यान देना। यदि मैंने इसको पलटा होता तो आंसर अब भी 4 वोल्ट आएगा इक्विवेलेंट। लेकिन समझिएगा, इस बार जितने लोग समझ जाए बताइएगा, इस बार जो ई इक्विवेलेंट आएगी वो 4 वोल्ट आएगी, है ना, ये रहा पॉइंट ए, यानी E1 माइनस E2 आएगी। लेकिन किसी को इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है? मामूली सा, एक मामूली सा फर्क है। कोई फर्क दिखा है इसमें? इस फिगर और इस फिगर, फाइनल में एक फिगर, ये जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एक मामूली सा अंतर दिखेगा। इसमें VA माइनस वी भी 4 आया था, VA माइनस वी भी 4 आया था, तो यानी A हायर पर है और B लोअर पर है। तो मैंने जब इनको हटा के इक्विवेलेंट बैटरी लगाई तो इस बात का ध्यान रखा था कि जो हायर पोटेंशियल है वो A को गया, जो लोअर पोटेंशियल है वो B को दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे, अरे जैसे ये सॉल्व किया, जैसे ये सॉल्व किया, सॉल्व कर लेना। पता है इसमें जब सॉल्व करोगे तो VB माइनस VA 4 वोल्ट आएगा, चेक कर लेना, कई ने चेक कर भी लिया होगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो VB माइनस VA, इसका मतलब क्या है इसमें? इसका मतलब इस बार B हायर पोटेंशियल पर है, A लोअर पोटेंशियल पर है। तो यानी जब आप इक्विवेलेंट बैटरी लगाओगे तो इस बात का भी ध्यान रखोगे कि B को हायर पोटेंशियल दिया है देखो, और A को लोअर पोटेंशियल दिया है। हालांकि ये दोनों टेक्निक मैथमेटिकली सेम है, दोनों की मैथमेटिक्स सेम है या नहीं? इसमें भी बैटरी ज्यादा में से कम माइनस कर देना, ज्यादा में से कम, इसमें भी ज्यादा में से कम माइनस कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। गौर से देखो, इसमें भी ये देना चाहेगा करंट, ये चाहेगा सर्किट में करंट ऐसे, और ये चाहेगा सर्किट में करंट ऐसे, तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट ही देना चाह रहे हैं।
तो साफ दिख जाएगा। करंट ऐड हो रही हो तो बैटरी के ईएमएफ ऐड कर देना, करंट सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो बैटरी के ये सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अब आप बताइए इस केस में, ये देखो इस केस में बैटरी का इफेक्टिव ईएमएफ बढ़ के आएगा या घट के आएगा? जल्दी बताइए। इस केस में ये जो सबसे पहला केस था, बैटरी का इफेक्टिव ईएमएफ जो इक्विवेलेंट आया, भैया जुड़ रहा है तो जुड़ के ही आएगा। अब एक चीज गौर से सुनिएगा, मैं अच्छी चीज दिखाने जा रहा हूं बेटा। ये क्या चीज है? ये तार है, कंडक्टिंग वायर है, जो इसके नेगेटिव से इसके पॉजिटिव से जुड़ रहा है। एक तार है जो इसके नेगेटिव से इसके पॉजिटिव से जुड़ रहा है ना। यदि मैं इस तार को छोटा, देखो सुनो, ये रही E1 बैटरी, ये रही E2 बैटरी, यदि मैं इस तार को छोटा कर दूं तो ये और पास आ जाएगी बैटरी। मान लो तार को और छोटा कर दिया तो ये और पास, और छोटा, तो ये ऐसे। अब कुछ ऐसा देखा है आपने या नहीं? ऐसा भी एक सिंबल देखा है या नहीं देखा? याद करो, याददाश्त वापस आ जाएगी। यानी जब हम इस तरीके से दिखाते हैं ना, हैवी बैटरी दिखाते हैं, हैवी थोड़ी सी, तो वो कई सारे सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन होती है। यानी ये जो सिंबल जनरेट हुआ है वो इसकी वजह से जनरेट हुआ है सिंबल। ये सिंबल देखा है या नहीं देखा आपने? बोलो। ये जो सिंबल बना है वो यही सिंबल है, बस इसी को ही ये सिंबल बना दिया गया है। तो यानी आपके पास जब कई सारे सेल हो, उनको यदि सीरीज में जोड़ते चले जाओगे, सीरीज में जोड़ते चले जाओगे, अच्छा ये तो 2 सेल थे सीरीज में, एक और जोड़ सकते हो आप, ऐसे एक और जोड़ सकते हो आप। हमारे इन्वर्टर, सुनिए, इन्वर्टर की बैटरी होती है, आप उसको जब देखते हो तो बीच बीच में पानी डालते हो। बताना उसमें कितनी बार, कितने ढक्कन होते हैं जिन्हें खोल के पानी डालते हो? एक ही ढक्कन होता है क्या? एक ही ढक्कन खोल के पानी डालते हो? हैं? एक ही ढक्कन खोल के पानी डालते हो? 6 होते हैं जनरली 6 होते हैं। तो पता है वो 6 ढक्कन क्या है? एक ढक्कन खोला, पानी डाला, वो एक सेल है। फिर दूसरे ढक्कन में डाला, तीसरे में, वो 6 सेल है इंडिविजुअली, वो 6 इंडिविजुअल सेल है, और वो 6 सीरीज में कनेक्टेड है। आया समझ में? छोटे छोटे 6 सेल आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और एक बड़े बैटरा को जन्म देते हैं। समझ में आ गया? वो 6 सेल है जो सीरीज में जुड़े हुए हैं और एक बड़े वोल्टेज को जन्म दे देते हैं। तो इस मीटिंग को डिस्कनेक्ट करते हैं। इसमें एक चीज और समझने की है, वो ये तो आपको समझ में आ गया कि कब बैटरी का ईएमएफ जोड़ना है, कब घटाना है, ये तो समझ में आ गया आपको। लेकिन यदि मैं इनके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी एक्शन में ले लूं, है ना, तो सुन लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस तो जुड़ेंगे ही। यानी यदि ये रेजिस्टेंस R1 R2 है तो करंट जो भी पैदा होगी वो उस करंट को ये दोनों मिलकर रेजिस्ट करेंगे। जो भी सर्किट में करंट पैदा होगी ये दोनों ही उसे रेजिस्ट करेंगे। तो सुनिए बेटा, इस केस में E इक्विवेलेंट इतना आया है, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 आएगा। इस केस में E इक्विवेलेंट E1 माइनस E2 आया है, लेकिन जो R इक्विवेलेंट आएगा वो R1 प्लस R2 ही आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो जुड़ेगा ही। रुकावट है बेटा, ये तो ट्रैफिक है। यदि सेल सीरीज में है तो रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बात भी समझ में आ गई या नहीं आ गई कि रेजिस्टेंस तो जुड़ेगा, ये चीज प्लस माइनस, ये चीज एडिशन, ये ठीक है। आगे बात समझ में? खुशी कह रही है कि 3 बैटरी, 3 नहीं तुझे मैं 50 बैटरी लगा के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। फिलहाल ये बात समझने की, जो मेन चीज है समझने की, कि इंटरनल रेजिस्टेंस की जो फिजिक्स है वो तो जुड़ेगी ही। अब आते हैं जनरल टॉपिक, हेडिंग है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। हेडिंग है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। और इसे थ्योरी पढ़ा के ही आज की क्लास की छुट्टी करूंगा मैं। इसमें 2 टॉपिक है, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज तो बहुत सस्ता है, फटाफट बताता हूं। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सबसे पहले मैं इसमें सीरीज पढ़ा रहा हूं, इसमें सीरीज सस्ता है ना, अभी समझ जाओगे। सीरीज ग्रुपिंग, किसकी सीरीज ग्रुपिंग? सेल्स की। तो देखिए बेटा, ये कोई सेल है जिसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसको इस तरीके से जोड़ दिया मैंने, E2। क्या लगता है ये एडिटिव मोड है या सब्ट्रैक्टिव मोड है? ये दोनों करंट, ये दोनों की जो करंट है जुड़ेंगी या घटेंगी? बिल्कुल ठीक, एडिटिव मोड है ये। फिर एक और देखिए, खुशी तो कह रही थी ना क्या
कि एक और, अब देख यदि तीसरा सेल भी इसी टोन में ही कनेक्ट कर दूं, तीसरा सेल को देख पोलैरिटी, ये भी अपनी करंट उसी दिशा में छोड़ने लगेगा। तो क्या था इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं थी। ये जो तीसरा सेल है, बताओ ये तीसरा सेल अपनी करंट उसी दिशा में तो देगा, सपोर्टिव वे में आ गया। तो ये R3 रेजिस्टेंस है और डॉट 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 डॉट। अब ये तो डॉट डॉट का मतलब आप जानते हो। सपोज करो मैंने ये सारे सेल एडिटिव मोड में ही लगाए हैं, अभी एडिटिव मोड, और एन सेल्स हैं ये, वो तो एन दिख ही रहा है ये एन। इसको सपोज करो किसी एक्सटर्नल, जरूरी नहीं है इतना ही देख लो, चलो इतने से समझ जाओगे ना, ठीक है। चलिए अब सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, आपको ए और बी के बीच का इफेक्टिव माना इन सब, अच्छा क्योंकि ये सीरीज में है तो ये भी तय है कि करंट सब में सेम चलेगी, माना करंट आई है, क्योंकि सीरीज में तो करंट जो भी ये डिसाइड करेंगे मिलके वो करंट सब में सेम चलेगी, आई सब में से आई करंट चल रही होगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं एन सेल ना लेके पहले दो सेल ही पढ़ाता हूं, सुनो पहले दो सेल की फिजिक्स पढ़ाता हूं, उसे जनरलाइज कर देंगे एन में, उसे एन में जनरलाइज कर देंगे, वो इजी रहेगा। बेटा ये आई करंट ली मैंने, क्योंकि ये सीरीज में है, क्योंकि ये सीरीज में है तो इसलिए इसमें करंट सेम रहेगी। माना ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, समझ गए मैंने किसको क्या नाम दिया, ये समझ गए होगे। तो आपने सिंस आपने एक अकेले सेल के लिए, जब एक अकेला सेल होता है तो कल एक इक्वेशन पढ़ी है कि टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये इक्वेशन पढ़ी है कि नहीं, वी इक्वल टू ई माइनस फॉर अ गिवन सेल, यदि वो सेल करंट दे रहा है, वो सेल डिस्चार्जिंग एक्शन में, तो वी इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। अब ये वाली इक्वेशन यूजिंग वन फॉर सेल वन, देखिए बेटा मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है सिर्फ सेल वन पर डेडिकेट कर रहा हूं। तो अब आपको कौन से दो पॉइंट, कौन से दो टर्मिनल देखने हैं, जल्दी बताओ आप किन दो पॉइंटों के लिए अर्जुन बनना है। बिल्कुल ठीक कन्हैया, बिल्कुल ठीक, आपको अर्जुन बनना है। अरे हर्षिता दोबारा टाइप कर, दीक्षा ठीक, मैंने बोला यूजिंग वन फॉर सेल वन, सेल वन आंखों के अंधो, सेल वन देखना है, यानी सिर्फ ये दो पॉइंट देखने हैं आपको, अर्जुन बन जाइए सिर्फ सेल वन। तो बताना ये इक्वेशन जब आप लगाओगे, चुपचाप देखिएगा ये इक्वेशन सेल वन के लिए, तो सेल वन का टर्मिनल वोल्टेज जो कि VAC है, समझ गए, इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, VAC इक्वल टू उसका EMF कितना है E1, उसमें करंट कितनी जा रही है ऊपर देखते चलना I, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। जल्दी बोलो ये चीज समझ में आई या नहीं आई, पता नहीं कौन से बच्चे, सब नहीं पर कुछ तो बाकी कंजड़े हैं। क्या था ये स्टैंडर्ड, ये किसी भी सेल की टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन होती है, क्योंकि यहां दो सेल लगे हुए हैं तो फिलहाल मैंने ये इक्वेशन सिर्फ एक ही सेल को डेडिकेट करी, क्योंकि सेल वन के टर्मिनलों का नाम ए और सी है, ए और सी है, तो इसलिए इसके टर्मिनल को मैंने VAC लिखा। और इस VAC को इधर देखिए, आंख मत झपकाना, इस VAC को VA माइनस VC ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ए हायर है सी लोअर है, ऐसे लिख देंगे। अच्छा नोट्स में टेंशन मत लो, जो मैंने मिटाई है ना लाइन वो अलग से लिखी रही है। सिमिलरली अब बताइए, सिमिलरली फॉर सेल टू, सिमिलरली फॉर सेल टू, जैसे आपने ये इक्वेशन इसको डेडिकेट किए, ये इक्वेशन इसको भी डेडिकेट करते हैं। तो बताइए इस सेल के टर्मिनल वोल्टेज है CB, EMF उसका E2 है, करंट लेकिन आई ही जा रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, दिस इज गोइंग टू इक्वेशन थर्ड। इस VCB को ये लिख दिया मैंने VC माइनस VB, ये जो टेक्निक मैं करा रहा हूं ये इनडायरेक्टली आपको पढ़ा चुका हूं। अब मुझे यहां से लेके यहां तक एक इफेक्टिव EMF निकालना है, इफेक्टिव, तो मुझे पॉइंट C को बलिदान देना पड़ेगा, तो इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, 2 और 3 को ऐड कर रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड बेटा, हाँ 2 और 3 को ऐड कर रहा हूं, तो एडिंग 2 एंड 3, अब कंट्रोल 5 मत लिख देना इसमें, एडिंग 2 एंड 3 कि सर आप ही ने तो कहा था 2 और 3 को जोड़ दो 5 हो गए। तो बताइए जब आप LHS को जोड़ोगे, LHS को तो माइनस VC प्लस VC कट जाएगा, ये VA माइनस VB बचेगा LHS तो LHS, और इधर E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2, ठीक है। तो V इसे शॉर्ट में VAB, जैसे
इसे शॉर्ट में वी ए बी लिख दिया। ये अब इसको थोड़ा तमीज से लिख दू, E1 प्लस E2 माइनस इन दोनों में I माइनस और R1 प्लस R2, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 4। पहले यहां पे बेटा मैं 20 सेकंड रुक रहा हूं, एक बार इस पूरे को नजर मार लीजिए, समझ में आया या नहीं। 20 सेकंड रुक रहा हूं, कोई अब देखिए, इधर देखिए। अब आप सपोज करो आपने, क्या कह रहा हूं मैं, हाँ वैसे तो देखो समझदार को इशारा काफी है। इस इक्वेशन को इस नजर से देखो, इस पूरी इक्वेशन को इस नजर से देखो। देखो मैं दिखवाता हूं, V इक्वल टू E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर। लेकिन फिर भी सपोज करिए मैंने इन दोनों को एक let these two cells are replaced by single equivalent cell। मैंने क्या लिखा कि माना ये दोनों सेल मैंने हटा के रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट सेल रिप्लेस कर दिया, तो बताइए ये जो इक्विवेलेंट सेल आएगा वो किन दो पॉइंटों के बीच में आएगा। यदि मान लो आपने कामयाबी पाली, इन दोनों को हटा के इनका इक्विवेलेंट रिजल्टेंट ढूंढ लिया, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट का नाम ए होगा, इस पॉइंट का नाम बी होगा, और इसका कुछ आर इक्विवेलेंट भी आएगा। ठीक है, इसका तो मान लो आप इसको इस नजर से देख रहे हो, आप शुरुआत से ही चाह रहे थे कि ये ऐसे बन जाए, मान लो हमने कामयाबी पाली, तो अब आप बताना जैसे आपने ये इक्वेशन इसको डेडिकेट किए करिए ना, ये इक्वेशन इसको भी डेडिकेट करिए। तो चलिए बेटा ये इक्वेशन इसको डेडिकेट करिए। तो यूजिंग 1 फॉर इक्विवेलेंट फॉर एबव सेल या इक्विवेलेंट सेल। सुनिए मैंने क्या बोला, जैसे आपने इसके इस सेल के लिए ये यूज किया, इसके लिए भी यूज किया, इसके लिए भी ये इक्वेशन यूज करिए। तो बताइए V, बताइए इसके टर्म V पर क्या लिखूं मैं, कौन सा टर्मिनल लिखूं? आप सिर्फ इसे देख रहे हो, VAB इक्वल टू, ऐसे तो लिखोगे, E की जगह लिखोगे, इसे देख रहे हो भैया E इक्विवेलेंट माइनस, अच्छा ये एक मिनट, ये E इक्विवेलेंट कहलाएगा कब? ये E इक्विवेलेंट कहलाएगा तब जब इसके हटने और इसके आने से सिस्टम में करंट एज इट इज रहे। यानी यदि ये दोनों मिलके आई करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये अकेला ही आई करंट प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता हो। तो अब आप बताइए, आपने इसे देख के ये इक्वेशन लिखी, इसे देख के भी ये इक्वेशन लिखी, अब आप इसे देख के इक्वेशन लिखिए, तो VAB इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, दिस इज फिफ्थ। समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से जल्दी टाइप करते चलो, ना वाले जल्दी टाइप करना। अच्छा एक काम करो, हाँ वाले छोड़ो, ना वाले टाइप करो, बेचारे उन ना वाले फंस जाते और फिर मैं भी मैसेज नहीं पढ़ पाता। अब बेटा जो लोग समझदार थे वो यही डिसीजन ले गए, लेकिन जो थोड़े से कंजड़े थे उनके लिए मैंने 1 2 3 4 मतलब 5 लाइन लिखी है। अब क्या जय एक बार, क्या ये बता, एक बार और, अब एक बार और मैं यहां से लेके यहां तक एक बार और, या यहां से लेके यहां तक एक बार और, क्या एक बार और? फिफ्थ वाली, ये गलती मेरी थी जो मैंने आपको चॉइस दी। भर दे झोली अल्लाह। देख बेटा धीमे धीमे खेलेंगे, है ना, धीमे धीमे। इसको देख, सिर्फ इस सेल को देख, हमने ये वाली, यानी इसका मतलब तुझे शायद यहां पे भी तकलीफ हुई होगी, ये वाली इक्वेशन तूने यहां कैसे डेडिकेट करी थी? हमने कैसे लिखी थी? V, केवल इन दोनों को देखना है तो VAC लिखा था। फिर इसका EMF देखा कि सर इसका EMF E1 है माइनस, सर इसमें करंट जा रही है I, सर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। जय जल्दी बता, ये समझ में आया था ना? जय ये समझ में आया था ना कि नहीं, कि इसको आपने ऐसे यूज किया था? आया था, ठीक। फिर मैंने VAC को VA माइनस VC ये लिख दिया। अब सेम इक्वेशन इसको देख के लिखनी है, ये इक्वेशन इस पे चढ़ानी है।
बताइए वी, इसको देख के बताइए क्या है इसके वी, वी ए बी तो ये इक्वल टू, अच्छा नेटवर्क इशू था पांचवी इक्वेशन में, अच्छा वी ए बी। अब तू बस बता, उस छोड़ो उस बात को। ई, इसको देख के अब आगे की लाइन बताइए, ई की जगह क्या लिखूंगा, जो इसका ई होगा वो इसका ई इक्विवेलेंट है, माइनस माइनस आई क्या लिखूंगा, जो इसमें दौड़ रही है करंट, इसमें भी आई करंट दौड़ रही है, और आर जो इसका आर है आर इक्विवेलेंट। दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। और फिर मैंने आपसे एक बात बोली, सबसे सबसे एक बात बोली, ये जो लाइन है वो कंजड़ों के लिए है, वरना जो स्मार्ट है उन्हें तो यही समझ में आ जाना चाहिए। पर्सनली मैं ये सलाह दूंगा, लेकिन यार सब नहीं होते एक लेवल के। यहाँ अब आप क्या करिए, फोर्थ फिफ्थ को कंपेयर लिख दीजिए, कंपेयरिंग फिफ्थ विद फोर वी गेट, यदि 5 और 4 को कंपेयर, मैं हट रहा हूं, अपनी आईबॉल घुमाइए, ये रहा 4, ये रहा 5, 4 5, वीएबी की जगह वीएबी है, इक्वल की जगह इक्वल है, माइनस की जगह माइनस है, आई की जगह आई है। तो बताइए ये इक्विवेलेंट किसकी जगह है, बताइए इक्विवेलेंट किसकी जगह है, वो है E1 प्लस E2 की जगह है। और ये आर इक्विवेलेंट किसकी जगह है, यानी ये, यानी हुआ क्या कि E1 प्लस E2 इक्विवेलेंट के रूप में आ रहा है, और R1 प्लस R2 आर इक्विवेलेंट के रूप में आ रहा है। तो यानी यदि दो सेल, चुपचाप सुनिए, यदि दो सेल इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड हो, क्योंकि सीरीज ग्रुपिंग पढ़ रहे हो, तो इफेक्टिव ईएमएफ E1 प्लस E2 आएगा, और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 आएगा। ये आ गया समझ में? जल्दी से इसी में मैं चुल कर रहा हूं, नोट्स में आपको अगली लाइन में मिलेगा। यदि n सेल होते, अच्छा चलो अगली लाइन में नहीं लिख रहा हूं, ये लिख दी इक्वेशन नंबर 6, ये लिख दी 7। सपोज करो n सेल होते हैं, ऐसे एडिटिव मोड में होते सब। बताना मैंने जितने भी सेल दिखाए हैं ये सब एडिटिव मोड में है या नहीं, चेक करिए। एडिटिव मोड में कोई भी चुल नहीं कर रहा, घट नहीं रहा, सभी एडिटिव मोड में। माना इसका ईएमएफ E1 होता, इसका E2 होता, इसका E3 होता। खुशी तो ये पढ़ रही थी कि मुझे n सेल का बताओ, 3 का बताओ, मैंने n का बता दिया। अभी खुश है ये, अभी और खुश होगी, मुझे पढ़ाने दे, टेंशन मत ले। अब मैं इसके लिए ये लिखूंगा, अगला नोट है एक्चुअली ये, अगला नोट है ये, डेरिवेशन यहां पे हो गया। अभी थोड़ी सी बात क्या रहेगी कि यदि 2 की बजाय 3 होते, 3 की बजाय 4 होते, 4 की बजाय 5 होते, ठीक है, तब क्या करते, देन इक्वेशन 6 एंड 7 हियर। अब इसके लिए 6 और 7 इक्वेशन कैसे बन जाएगी, नाउ इक्वेशन 6 and 7 becomes, equation 6 and 7 becomes E equivalent बन जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस En, और एंड आर इक्विवेलेंट की इक्वेशन बन जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। तो जो इक्वेशन बनी से, अभी हट रहा हूं सामने से, दिस इज 8th इक्वेशन, दिस इज 9th इक्वेशन। सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, फिर से 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। बड़ी देखिए क्या कर दिया आपने, एक आसान चीज है, उसको कठिन मत बनाइएगा। ईमानदारी से कोई डाउट हुआ तो पूछिएगा, ये नहीं कि फीस वसूल करनी है या कड़क कड़क वो करना है। आ गया ना? अब मैं आपको बताता हूं आपके दिल और दिमाग में एक डाउट क्या चल रहा होगा, आप पूछो उससे पहले मैं बता देता हूं। सर मान लिया आपका ये n सेल का ग्रुपिंग है, पर सर सीरीज तो वो भी थी जो आपने आज हमें पढ़ाई थी। आप नहीं पढ़ाते ये वाली बात तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता, पर आपने ये पढ़ा दी, सर सीरीज तो यही है, इसका फॉर्मूला कहां है फिर, ये तो एडिटिव मोड में। अब आप बताइए एक मिनट, क्या आपको नहीं लगता इसमें ये कंडीशन अप्लाइड है कि ये सीरीज में तभी लगेगा, ये सीरीज में तभी लगेगा जब एडिटिव मोड में बैटरी लग रही हो? क्या आपको नहीं लगता कि इस फॉर्मूले में कंडीशन अप्लाइड हो गई कि ये तभी लग पाएगा जब सारे सेल एडिटिव मोड में लगे हो? लगता है नहीं लगता आपको?
कि ये फॉर्मूला सर उसी केस में तो एप्लीकेबल है जब एडिटिव मोड में लग रहे हो। तो आपके लिए खुशी की बात बताओ, खुशी एक्टिव हो गई होगी, अब मेरे क्या बात पता चल जाती है। खुशी की एक बात बताता हूं, हाँ ये मजे की बात, एक बात खुशी की बात ये कि दिस रिजल्ट स्टिल कैन बी यूज्ड, तब भी यूज कर सकते हैं यदि कोई एक सेल भी, मतलब सुनिए, यदि कोई सेल ऐसे नहीं मिला, सपोज करो, अब अगला नोट देखिए, ये एन सेल थे, है ना, एन सेल थे, एडिटिव मोड में थे तो ये फिजिक्स लगा दी। सपोज करो ये वाला सेल पलट जाए, चेक करो, ये वाला सेल बीच में बदतमीजी कर रहा है ना, केवल यही सेल बदतमीजी कर रहा है, तो आपको करना क्या है, और नोट्स की लैंग्वेज प्लीज बेटा पढ़ लेना, अभी पढ़ना, अभी वो ये लिखी हुई है, इफ एनी ऑफ द सेल इन दिस फिगर, इफ एनी ऑफ द सेल इज फाउंड इन रिवर्स इन पोलैरिटी, यदि इनमें से कोई भी एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स आपको मिलती है, कोई भी रिवर्स मिलती है पोलैरिटी, तो आप इक्वेशन 8 में उस सेल का ईएमएफ नेगेटिव रख दोगे। जैसे मैं अब ई इक्विवेलेंट क्या यूज करूंगा पता है, E1 प्लस माइनस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड डॉट डॉट, यानी मेरी लैंग्वेज सुनना, आपने ये जो इक्वेशन बनाई है वो इस फिगर के लिए बनाई है, इस इक्वेशन के लिए ये, सॉरी इस फिगर के लिए ये इक्वेशन है, लेकिन आगे की बात सुनिए, यदि कोई भी एक सेल पलट गया, देखो ये E2 को गौर से देखो, ये साला एडिटिव मोड में नहीं है, ये सब्ट्रैक्टिव मोड में, एक सेल बदमाशी कर गया, तो मैंने लैंग्वेज क्या लिखी है, नोट्स में मिल जाना चाहिए, आपको मिलना भी चाहिए नोट्स में। इफ एनी ऑफ द सेल इज फाउंड इन रिवर्स इन पोलैरिटी, कोई भी सेल यदि रिवर्स पोलैरिटी में मिल जाता है, देन polarity of that cell is put with negative sign in equation 8, और इक्वेशन 9 एज इट इज रहेगी, R1 प्लस R2, इक्वेशन ये नहीं कि R2 नेगेटिव का रखना है, ये लैंग्वेज मिली या नहीं मिली, कि यदि आपको इस टाइप की, हालांकि फिगर नहीं मिलेगा लैंग्वेज मिलेगी, ये मैंने उस लैंग्वेज को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है कि हमने जो डेरिवेशन किया है वो इस फिगर के लिए किया है। If any of the cell is found reverse in polarity, then EMF, ठीक है, then EMF of, हाँ ये वाला एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, इतना एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, यानी स्क्रीनशॉट लीजिए और ये एग्जाम्पल अपने नोट्स में ठूस सकते हो। एक बार और मन कर रहा है लाइन बोलने का, if any of the cell, sorry ये लाइन, if any of the cell is found is reverse in polarity, then EMF of that cell is put with negative sign in equation 8, whereas equation 9 remains unchanged. Again I am repeating, यदि by chance E4 बदतमीजी कर जाए, तो आप E4 का पोलैरिटी नेगेटिव रख लेना, मतलब ये नहीं कि एक ही सेल ही पलटा हो, जो पलटा हो उसका नेगेटिव रख देना, लेकिन ये इक्वेशन में सभी रेजिस्टेंस जुड़ेंगे। लास्ट लाइन बता दीजिए समझ में आया है नहीं है, एक बार और परेशान कर रहा हूं अपनी उंगलियां इस बात के लिए कि हाँ समझ में आ गया ना, वेरी गुड। 2 को आया, कन्हैया, सुमित, हर्षिता, हरेंद्र, कन्हैया, कृति, या विनय, चेतन, इतने बच्चे हैं, बस कुछ ही टाइप कर पा रहे हैं, थैंक यू, कोई बात नहीं, बस। अब मैं आपको अपने जाल में फंसाने जा रहा हूं, अब मेरे चक्कर में देखते हैं कौन कौन फंसने जा रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। बेटा मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, कुछ लोग फंसेंगे, ताल ठोक के कह रहा हूं मैं, अच्छा सही पढ़ाता हूं, अच्छा थैंक यू बेटा। सभी पलटे हो तो, अरे अच्छा यूं कह रहा है सभी पलटे हो तो सभी को पलट देना। रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा आदर्श, रेजिस्टेंस, ये नए क्वेश्चन पूछता रहता है, रेजिस्टेंस ये वाली इक्वेशन अनचेंज्ड। स्क्रीनशॉट लो, कौन मना कर रहा है यार, इतनी देर में स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तुमको, हाँ अरे जल्दी से लो, चलो जल्दी से। हाँ अब बेटा मैं आपको फंसाने जा रहा हूं, डन 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 चैलेंज के साथ। अच्छा कुछ हो सकता है बच जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि मुझे आंसर फटाफट चाहिए, मेरे क्वेश्चन छूटने के 2 सेकंड के अंदर आंसर, ठीक है। चलिए ये नहीं, ज्यादा सोचने का वक्त नहीं दूंगा, पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन है,
कि बताना ये कितने सेल हो गए, 5 हो गए, आइडेंटिकल है। अच्छा हाँ, एक चीज बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि आइडेंटिकल सेल हो तो भैया ये दो 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 दो, अच्छा बताइए यदि ये 2-2 वोल्ट के हैं, 2-2 वोल्ट के हैं, 2-2 वोल्ट के सब, तो बताइए यहां से यहां तक इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो गया, जल्दी बोलो। ये सभी 2-2 वोल्ट के हैं और एडिटिव मोड में है, तो ये 5 सेल है, 5 सेल है, सभी 2-2 के हैं। अभी मैंने फंसाया नहीं, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, घबराओ मत, घबराओ मत, अभी तो सिंपल क्वेश्चन है। 10 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। यदि बताइए ये 3-3 के 5 होते तो, ये सभी 3-3 वोल्ट के होते तो, 1 मिनट में जब आपकी तरफ देखूं ये 3-3 वोल्ट के होते तो, ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया, एनी ऑफ द सेल इज फाउंड रिवर्स इन पोलैरिटी, तो ये टोटल इक्विवेलेंट इसका 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। चलिए या फिर 2-2 से करता हूं, सुनो 2-2 से थोड़ा आपके लिए ना, आपके लिए आसान होगा। बताइए एक बार फिर से परेशान कर रहा हूं, इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, 10 वोल्ट, ठीक है। यहां तक तो सिंपल कहानी थी। फटाफट अब अपनी उंगली आप कीपैड पे रख लीजिए। यदि मान लो मैंने ये सेल पलट दिया तो अब इफेक्टिव ईएमएफ क्या आएगा, जल्दी बताइए। ये सेल पलट दिया, जल्दी बताइए कितना आएगा, इतनी देर नहीं लूंगा मैं, हाँ 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 हाँ, जल्दी से बताइए। यदि मैंने खत्म, आपका समय समाप्त, जल्दी फिर भी टाइप कर दीजिए। तो कई लोग फंस गए बेटा मेरे चक्कर में यदि एक सेल मैंने पलट दिया, कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं, खुशी हुई मुझे। अब मैं नाम नहीं ले रहा अभी, अब मैं नाम कितना कर लूं एक साथ, कई सारे। तो कई लोग फंस गए, कई लोगों ने आंसर दिया 8 वोल्ट आएगा, सही आंसर है कि 6 वोल्ट आएगा। ये क्या हुआ अचानक से, आप अपने आप फंसे हो, फंसे आप अपनी गलती से। कई लोगों ने 6 दिया है आंसर, उन सबको शाबाशी, उन सबको शाबाशी जिन्होंने 6 दिया है। अब आप कहोगे अब कौन सी गलत लगा दी आपने, कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने यही तो कहा था कि यदि सेल पलट जाए तो उसका ईएमएफ नेगेटिव ले लेना। तो सर 10 में से 2 गए तो 8, 10 में से 2 गए 8 ही तो आया तो चलिए अब बताता हूं हुआ क्या था। हुआ क्या, देखो ये पांचों जुड़ रहे थे पहले, तो ई इक्विवेलेंट कितना हुआ, 2 2 2 2 2, तो आंसर आ गया 10। लेकिन सोचिए यदि एक पलट दिया ये वाला, तो ये भाई साहब -2 हो जाएगा। अब आप खुद बताओ टोटल कितना आएगा, अब खुद बताओ कितना आएगा टोटल, यानी कॉन्सेप्ट वही है जो पढ़ाया है। तो आंसर 8 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, यानी साले ने अपने संग एक को लुढ़का दिया है। समझ में आया, अपने संग इसको ऐसी कर दी, 3 ही यानी 6 रह गया। तो कुछ लोग बेटा चक्कर में फंस गए, स्कैम है नहीं, चल कोई बात नहीं, अच्छे से गलती हो जाती है, ये तो जेन्युइन गलती है, कोई बात नहीं। तो ये था बेटा सीरीज ग्रुपिंग की कहानी, ऋतुराज सर की जवानी, जवानी ये वाली नहीं, मुंह से जो जवान होती है ना वो। चलिए हाँ कोई बात नहीं बेटा। तो अब अगला टॉपिक है, अच्छा क्या लगता है अगला टॉपिक क्या होगा, क्या लगता है, टाइप करके बताओ अगला टॉपिक क्या होगा। हाँ आसान टॉपिक था, लेकिन अगला बताओ, अगला थोड़ा सा आपकी थोड़ा सा ले लेगा, वो है पैरेलल ग्रुपिंग। इसमें कितना टाइम बच रहा है, अभी इसमें है टाइम, या एक काम करते हैं 1 मिनट बातें करते हैं उनसे, ठीक है। आप लोगों ने बातों में नहीं लगाया, तो चलिए अगली हेडिंग है पैरेलल ग्रुपिंग। हेडिंग नहीं डाल रहा हूं क्योंकि दिमाग में डाल लीजिए, नोट्स में सब है। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, तो पहले 2 सेल की पैरेलल ग्रुपिंग। खुशी कोई बात तो नहीं है ना यदि मैं 2 की समझा दूं तो, पहले खुशी कोई बात तो नहीं है ना, बुरा तो नहीं मानेगी यदि मैं 2 सेल की ग्रुपिंग समझाऊं पहले, जल्दी बता तो ये तो नहीं कहेगी बीच में कि सर 3 की बताओ, 3 की नहीं फिर n की भी बता दूंगा, है नहीं। चलिए तो चलिए बेटा, पैरेलल ग्रुपिंग, यदि ये 2 सेल है, एक सेल ये था E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, यार इतने बड़े बड़े फिगर बनेंगे तो काम कैसे चलेगा, प्लीज बेटा मुझे माफ करिएगा, थोड़ा छोटा कर रहा हूं फिगर, क्योंकि मुझे एक बार में डेरिवेशन लाने की भी एक लालच रहती है। ये रहा E2, 1 मिनट, देखना इतना छोटा छोटा बनाया है तब जाके इतना बड़ा स्पेस ले गया ये सारा। कोई नहीं, इतना तो आप कोऑपरेट कर लोगे, दिख रहा होगा इतना तो, अब फील ही तो करना है इसमें। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा फील कर लो। क्या है बेटा मैं कि 2 सेल है, 2 सेल है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो प्लीज, क्योंकि यार बहुत ज्यादा देखो पिछले
पिछले वाले में इक्वेशन 9 तक गई थी, इक्वेशन 9 लगभग इतनी इक्वेशन इसमें जाएंगी। तो दो सेल है पैरेलल में जुड़े, पैरेलल की वही चीज जो आपको हमेशा समझाया है। बताइए ये दोनों डिब्बे बिटवीन द पॉइंट ऐसे करके कनेक्ट करूं ए और बी, तो कौन सी ग्रुपिंग दिख रही है बताओ? हाँ कर दी रिज्यूम रिकॉर्डिंग, ठीक। ये कौन सी ग्रुपिंग है? ये पैरेलल है, ये पैरेलल ग्रुपिंग है। बस इस एक्स वाले डिब्बे की जगह E1 बैटरी है और वाई वाले डिब्बे की जगह ये वाली बैटरी है। अब बताइए यदि केवल ये वाला सेल एक्टिव हो तो ये सर्किट को I1 ऐसे करंट देगा, यूं जाएगी यूं, और I1 वापिस भी आएगी। बेटा ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कोई भी सेल पॉजिटिव से जितनी करंट देगा नेगेटिव पर उतनी वापस आएगी। सेम सपोज करो ये दूसरी करंट I2 दे रहा है, क्योंकि ये सीरीज में नहीं है तो करंट सेम नहीं होगी पिछली बार की तरह। अब I1 करंट, अच्छा इमेजिन कर लो यदि ये सर्किट कंप्लीट दिखाई देता मैं, तो बताइए यदि ये सेल एक्टिव हो तो ये ऐसे करंट देगा I1, और ये सेल एक्टिव हो केवल तो ये I2 करंट देगा। तो एक्सटर्नल सर्किट में फिलहाल दोनों करंट जुड़ रही हैं, तो ये एडिटिव मोड है। और सुनिए सेल, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, ये पैरेलल में है और सेल तो ये भी पैरेलल में, अंतर देखो। लेकिन अब आपको मैं इतना कॉन्फिडेंस दे सकता हूं, फॉर्मूला मैं इसका बनाऊंगा लेकिन वो इसके लिए भी एप्लीकेबल करा लेंगे। पैरेलल ग्रुपिंग ये है, पैरेलल ग्रुपिंग ये भी है, ये सारा सिर्फ सेल में ही लोचा है। ये भी पैरेलल ग्रुपिंग है, ये भी पैरेलल, पर ये दोनों पैरेलल ग्रुपिंग एक जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। इसमें दोनों पॉजिटिव एक साथ जुड़ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव एक साथ जुड़ रहे हैं, दोनों नेगेटिव एक साथ जुड़ रहे हैं। इसमें एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव ऐसे जुड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। नहीं इसे भी हटा देता हूं। बताइए जनरली जब हम किसी सेल के लिए, सिंस किसी सेल के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं तो V इक्वल टू E माइनस IR होती है। किसी भी सेल के टर्मिनल वोल्टेजों के लिए यूज करें तो टर्मिनल वोल्टेज उस सेल का EMF माइनस IR। तो यहां से बेटा IR की वैल्यू कितनी हो गई? E माइनस V, है ना। तो I की वैल्यू कितनी हो गई? E माइनस V अपॉन R। यानी कोई सेल कितनी करंट देगा यदि आपको उसके टर्मिनल वोल्टेज और EMF पता है तो। दिस इज गोइंग टू इक्वेशन 1। अब मैं तमीज से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। बताइए यदि अर्जुन बन जाइए और इस इक्वेशन 1 को यूजिंग 1 फॉर सेल, देयरफॉर फॉर सेल 1, बस इतनी हिंट लिख दूं। इस इक्वेशन को सेल 1 के लिए डेडिकेट कर रहा हूं, इस इक्वेशन को सिर्फ। तो अब इसका मतलब ये कि आपको सिर्फ ये दिखना चाहिए और ये देखना है। तो बताइए कितनी करंट लिखूं यहाँ पे? I1। कितना EMF है उसका? E1। क्या टर्मिनल वोल्टेज है? वो A और B से जुड़ रहा है, अपॉन R1। देखना समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से यही की यही देख लो। मैंने ये वाली इक्वेशन पहले सेल 1 के लिए लगाई। सेल 1 देखिए उसमें करंट I1 है तो I1 लिखूंगा, EMF E1 है तो E1 लिखूंगा। टर्मिनल वोल्टेज भैया इस पॉइंट का नाम क्या है? A। क्यों है A? सोचो। इस पॉइंट का नाम B। क्यों है B? क्योंकि ये A, तो A ये A। यदि ये इक्वेशन समझनी है बस मेन, तो अब बेटा सिमिलरली फॉर सेल 2, सिमिलरली थ्योरम। बताइए अब इस इक्वेशन को सेल 2 के लिए डेडिकेट करो। सेल 2 I2 करंट फेंक रहा है, उसका EMF E2 है, उसके भी टर्मिनल VAB है अपॉन R2, ठीक है। ये इंडिविजुअल करंट निकाल दी। सिंस जो मेन ये जो करंट है ये I, वो I जो नेट करंट है वो I1 प्लस I2 है। इस समय तो ये एडिटिव मोड में ही है, तो ये जो I है वो I1 प्लस I2 है। नेट करंट हो गई I1 प्लस I2। I1 आप निकाल चुके हो, I2 आप निकाल चुके हो, तो धीमे धीमे देखते चलना। I इक्वल टू I1 की वैल्यू E1, ये थोड़ा सा बेटा मेहनत करा लेगा, अपॉन R1। ये अभी मैं हटाऊंगा बेटा, देखना बेटा। पहले ये बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं, क्योंकि फिजिक्स केवल यहीं तक थी। फिजिक्स थोड़ी देर मतलब आएगी बाद में फिजिक्स, लेकिन अभी इतनी फिजिक्स है। अब मैं यहां तक कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। अब सुनिए, मैं अब इसको तब तक सॉल्व करता रहूंगा जब तक ये इक्वेशन वापस इसी टोन में ना लिख जाए। VAB इक्वल टू, मैं तब तक इसको लिखता रहूंगा जब तक ये कुछ इस अंदाज में ना लिख जाए। इस इक्वेशन को तब तक सॉल्व करता रहूंगा जब तक ये वापस इस इक्वेशन के रूप में ना लिख जाए। नहीं समझे? समझाता हूं, कम सॉल्व करते चल रहा हूं, है नहीं। बताइए एलसीएम क्या आएगा? I इक्वल टू एलसीएम आएगा R1 R2, फिर E1 R2
माइनस VAB/R2, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस E2R1 माइनस R1 VAB। मैथ ही तो चल रही है, ठीक है। फिर करिए R1 R2 इधर ले जाइए, R1 R2 I। अब कॉमन शॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इन दोनों में जरूर आ रहा है। तो एक मिनट, E1 R2 प्लस E2 R1, इन दोनों में से माइनस VAB कॉमन ले लू, अंदर बचेगा R1 प्लस R2। इसमें मैं रुकूंगा नहीं, देखते चलना, क्योंकि दिस इज नॉट अ फिजिक्स, केवल सिंप्लीफाई कर रहा हूं। फिर इस VAB को इधर ला रहा हूं, देखो मेरी इंटेंशन ही यही है। तो VAB जो है माइनस का, यहाँ के प्लस का हो जाएगा। VAB उसके संग R1 प्लस R2 भी है, इसको वहां ले जा रहा हूं, पर पहले इसको लिख दू, इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2, ठीक है। फिर इस VAB, मैंने कहा ना मुझे खाली VAB चाहिए LHS में, तो इस भाई साहब को उधर ले जाना पड़ेगा। तो अब मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, इसी में कर दूं मैं या नहीं, क्योंकि कई कंजड़े भी तो है ना। VAB E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जल्दी बताइए, पहले इतना समझ में आया है नहीं आया? रुक लो, चलो मैं रुक जाता हूं, 20 सेकंड रुक जाता हूं, चेक करो बेटा। यहां से लेके यहां तक आपको मुझे थोड़ी सी फ्री हिट देनी पड़ेगी। यहां तक तो समझ में आ ही गया, पर यहां से यहां तक बेटा खुद ही समझिए। फ्री हिट, आप 12th में हो बेटा। अब देखिए सर आखिरकार कर क्या लिया सर ने। सर ने ये नियम, आपके दिमाग में ये भी तो चलना चाहिए ना, खुजली क्या चल रही है सर के दिमाग में, क्या अप्रोच चल रही है, ये चल रही है, ताकि सर इसको V इक्वल टू E माइनस आई आर ऐसे कंपेयर कर सकें। V इक्वल टू E माइनस आई आर। आपको ये पता होना चाहिए ना कब तक ये काम करना है, ये काम कब तक करना है, करना कब तक है, ये करना है तब तक जब तक आप इस फैशन में ना ले आओ। इस फैशन में मैं लिख के ले आया। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस फाइनल रिजल्ट को यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं फाइनल रिजल्ट को। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए थोड़ी सी और। तो इसे सॉल्व करने पर हमें ये मिला VAB इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मैंने ये जो बीच के प्रोसीजर थे उन्हें डॉट डॉट कर दिया नोट्स में, क्योंकि सब लिख रहे हैं तो इसलिए मैं यहां कर सकता हूं ये काम। तो ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गई होगी। इसको नाम लिख दिया मैंने, इक्वेशन 2 लिख देता हूं। वैसे जब आप नोट्स देखोगे तो हो सकता है इसको इक्वेशन 2 लिख रहा हो, इक्वेशन 3 लिख रहा हो, इक्वेशन 4, फिलहाल मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया इसको। अब देखिए, देखने वाले की नजर तो पड़ गई कि ये है, ये ब्रैकेट है इक्विवेलेंट, देखने वाले की नजर पड़ गई ये आर इक्विवेलेंट है। कितने लोगों को नजर में आ गया कि हाँ, कि यदि ये दोनों पैरेलल ग्रुपिंग है तो इन पैरेलल ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट ये है पूरा ब्रैकेट, और ये पूरा ब्रैकेट आर इक्विवेलेंट है। देखने वालों की नजर में आ जाना चाहिए। लेकिन जिनको नहीं आया उनके लिए मैं एक एक्स्ट्रा मेहनत और करता हूं, सुनिए वो मेहनत मेरी। सपोज करो वही लाइन जो पिछली बार लिखी थी कि माना लेट द टू सेल्स आर रिप्लेस बाय सिंगल इक्विवेलेंट सेल। फिर भी मैं उन लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। लेट द टू सेल आर रिप्लेस बाय सिंगल इक्विवेलेंट सेल। तो बताइए जब ये दोनों सेल उखड़ जाएंगे और इनके बदले एक इक्विवेलेंट सेल हम लगा देंगे, तो बताइए बेटा इन पॉइंटों का क्या नाम होगा? इन पॉइंटों का क्या नाम होगा यदि हमने वो कामयाबी पाली तो, कि तुम दोनों हटो मैं आ रहा हूं, बिल्कुल ठीक। इन पॉइंटों का नाम ए और बी होना होगा फिर, क्योंकि ये दोनों ए और बी से कनेक्टेड थे, तो वो इक्विवेलेंट भी ए और बी के बीच में आएगा। और ये इक्विवेलेंट की इज्जत इसे कब मिलेगी? इसे इक्विवेलेंट की इज्जत तब मिलेगी जब ये उतनी ही करंट फ्लो कराने में कामयाब हो जितना ये दोनों मिलके करा रहे थे। बताइए ये I1 और ये I2 यानी मिलके तो I करंट फ्लो करा रहे थे ना, मिलके तो I करंट फ्लो करा रहे थे दोनों मिलके। तो अब आप बताइए, जैसे ठीक है ये हो गया, अब आप इस इक्वेशन को इसके लिए डेडिकेट कर दीजिए, इस इक्वेशन को इस पर डेडिकेट कर दीजिए। किसी भी सेल के लिए ये लगा देते। तो बताइए जब ये इक्वेशन इस पर डेडिकेट करोगे, सबके नेटवर्क सही आ रहे हैं ना? देखिए अब आप V की जगह लिखूंगा VAB इक्वल टू E, क्या है इसका E इक्विवेलेंट माइनस माइनस I कितनी है इसमें? इसमें I है। R कितना है इसका? R इक्विवेलेंट।
कोई नहीं, कंजरों को एक स्टेप एक्स्ट्रा करके समझ में आएगा। तो अब इससे ये हो गया कि अब ये लोग कंपेयर कर सकते हैं। बताओ इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करिए। अपनी आई बॉल ऐसे रख लीजिए, कभी यूं 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 करिए आई बॉल को। तो वी ए बी की जगह वी ए बी है, इक्वल की जगह इक्वल है, माइनस की जगह माइनस है, आई की जगह आई है। तो पक्का ये जो अल मल टल है दैट इज हमारा ये जो इक्विवेलेंट आया। वो लाइन बेटा मैं नहीं लिख रहा हूं, मुंह से तो बोल ही रहा हूं कि कंपेयरिंग इक्वेशन दिस एंड दिस। तो ये आएगा कंपेयर, मतलब यहां पे क्या लाइन आएगी, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अच्छा हाँ, आई बॉल नहीं घुमा रहा था, मैं पास में था, मैं तो पास में था ना, इसलिए मुझे यूं यूं करना पड़ रहा था। आप दूर हो तो केवल आई बॉल ले जानी पड़ेगी। ई इक्विवेलेंट E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड R इक्विवेलेंट कितना आया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। थोड़ा सा ऊट पटांग फॉर्मूले जरूर आए, आपकी उम्मीद से परे आए। यार ये तो बड़ा अजीब सा, खुजली सिर में खुजली हो गई यार, ये तो बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है। हाँ अजीब है तो क्या करे, टेढ़ा है पर मेरा है ना। लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। बहुत परे आया है ना? बहुत ही परे लिखा है ना तूने। चलिए अब अपनी नजरों में भर लीजिए। यहां तक किसी को कोई यहां से लेके यहां तक डाउट हो तो बात करिए। कोई डाउट है यहां तक? अरे टेंशन मतलब आपके कामों को आसान करने के लिए और ऊपर से निकला है क्या? मतलब देखो ये मत बोलो कि ऊपर से निकल गया है, समझाया मैंने पूरा है, फॉर्मूला थोड़ा कंजर टाइप का आया है। चलिए तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस फाइनल रिजल्ट को यहां लिख देता हूं। चलो हमने फाइनली कामयाबी, इस फाइनल रिजल्ट को फाइनली बेटा मुझे मिटाना ही पड़ गया, क्योंकि ई इक्विवेलेंट की इतनी सब मेहनत करने के बाद इन सब का जो ई इक्विवेलेंट आया है वो आया है E1 R2 प्लस E2 R1, E1 सॉरी R1 प्लस R2, इसका नाम मैंने इक्वेशन 4 दे दिया फिलहाल। और R इक्विवेलेंट कितना आया है, वो आया है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब ये वाले मैंने कट पेस्ट कर दिए यहां पे। थोड़ी सी तकलीफ तो हुई कि यार अजीब से फॉर्मूले आए हैं, लेकिन इस अजीबो गरीब में कन्हैया 2 रुक जा, कन्हैया 2 रुक जा, ठीक, इतना आगे मत बढ़ो। अब मैं आपका काम थोड़ा आसान करता हूं, गौर से देखो इसको। हमको ये फॉर्मूला अजीब लग रहा है अजीब, लेकिन इस अजीब में से भी यदि कुछ अच्छा बन सकता है वो मैं निकाल के दे रहा हूं। या तो आप इन फॉर्मूलों को याद कर लो, पर नहीं हो रहे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा चलो याद कर भी ले, इन फॉर्मूलों को याद कर भी ले। तो यदि मैं आपसे कहूं 3 सेल होते पैरेलल में, यदि मैं आपसे कहूं कि यदि 2 की बजाय 3, जैसे खुशी बोलेगी बीच में 3 सेल हो, तो जैसे मैंने कहा 3 सेल हो तो आप तो कहोगे इस फॉर्मूले को देख के, ओ भाई मारो मुझे मारो, ओ भाई मारो मुझे, क्योंकि 3 के लिए तो ये सीन ही नहीं बनेगा। फिर सोचो मैं सही कह रहा हूं ना, 3 के लिए तो ये साला जनरलाइज ही नहीं बनेगा। तो उसी के लिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं। सुनिए बेटा, ये फॉर्मूला तो अजीब है ही नहीं, मेरी नजर से देखो ये फॉर्मूला अजीब है ही नहीं। ये हाँ ये, क्योंकि ये वही आया है जो एक्सपेक्टेड था। याद करो ये दोनों सेल किसमें है, पैरेलल में, तो ये 2 रेजिस्टेंस भी पैरेलल में। बताइए जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आता है कि नहीं? इसका मतलब इस फॉर्मूले को आप इस नजर से भी देख सकते हो कि ये आया है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दिस इज इक्वेशन 6। बोलो पल्ले पड़ा पहले तो, यानी ये काम तो मैंने आपका आसान किया कि ये इक्वेशन अजीब सी नहीं है, नहीं है ये अजीब सी, ये तो वही आया है जो एज एक्सपेक्टेड था। जब यानी आपको क्या समझ में आया, यदि सेल सीरीज में है तो उनके रेजिस्टेंस सीरीज वाला फॉर्मूला ओबे कर रहे हैं, जब सेल पैरेलल में है तो उनके रेजिस्टेंस पैरेलल वाला फॉर्मूला ओबे कर रहे हैं। थैंक गॉड, एक चीज से तो निपटे। अब बताइए यदि ये 3 सेल होते, 4 सेल होते तो इसको तो कंटिन्यू कर ही सकते हो। अब रुको, इसको भी थोड़ा सा इजी करते हैं। मेरे ब्रेन में बैठे बैठे क्या आया, मैंने 4th डिवाइडेड बाई 5th कर दिया।
फोर्थ डिवाइडेड बाई फिफ्थ कर दिया, बैठे बैठे आया दिमाग में, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ को। अब सुनिए बेटा धीमे धीमे, क्यों करना चाह रहा हूं यह समझ में आएगा तब जब आप इस रिजल्ट को देखोगे। ई इक्विवेलेंट को मैं आर इक्विवेलेंट से डिवाइड करने की बोल रहा हूं, इसको इससे डिवाइड करने की बोल रहा हूं, तो बेटा ये तो कट जाएगा ना, दोनों के डिनोमिनेटर एक से है, तो बचेगा क्या, E1 R1 प्लस E2 R2, सॉरी अलग है, E1 R2 है यहाँ पे, E2 R1। एक मिनट देखिए बेटा ये समझ में आया या नहीं, मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये वाला कट गया, आना चाहिए। अब सुनिए, तो ई इक्विवेलेंट क्या करने जा रहा हूं, पहले तो ये बचा, अब इसको सेपरेटली लिख दो, इसको इसके साथ भी लिख दू, इसको इसके साथ भी लिख दू, तो यानी अगली लाइन ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 R2, दोनों को सेपरेट लिखा। ऐसा करते ही इसका R2 कट गया, इसका R1 कट गया, तो बेटा एक बहुत ही सिंपल रिदम बनते हुए आया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब सुनिए करना क्या है आपको, अब आपको ये दोनों फॉर्मूले नहीं याद करने, यानी जब ये दोनों सेल पैरेलल में हैं तो ये दोनों फॉर्मूले निकल के आए, टपक के आए, कुछ कह रहे थे ऊपर से गया, हाँ मतलब रिजल्ट ऊपर से गया, मेहनत ही मेहनत हो गई। लेकिन यदि ये रिजल्ट आपने निकाल लिया तो अब मैं आपसे कहूंगा ये दोनों मत याद करो, ये दोनों याद करो, इसको नाम दे दिया सेवेंथ। यदि दो सेल पैरेलल में हो तो इन दोनों को याद करने की बजाय इन दोनों को याद करो, क्योंकि इसमें यह फायदा है, सपोज करो तीसरा सेल पैरेलल में आ जाए तो अब आप बताइए आगे क्या लाइन लिखोगे, सॉरी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, यदि तीसरा सेल भी पैरेलल में आ जाए, तीसरा सेल भी पैरेलल में आ जाए तो अगली लाइन आप तैयार हो, क्या लिखोगे, समझ गए, E3 अपॉन R3। अब समझ में आया, अब आप ये दोनों मत याद करिए, ये दोनों याद करिए, जनरलाइज कर दीजिए। सपोज करो, अब मैं ओरली बोल देता हूं, नोट्स पढ़ लीजिए, ओरली बोल देता हूं, नोट्स पढ़िए, वो ये कि आप इसको दैट इज, मतलब आप ये बॉक्स बनाने की कह रहे हो, दैट इज ये आया और एक ये आया, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 6। इन दोनों को याद कर लीजिए, ये याद करिए, यानी रिजल्ट इस रूप में याद, पहले आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेना, ठीक, ये आर इक्विवेलेंट निकाल देना, उसके बाद आर इक्विवेलेंट यहां रखे, ई इक्विवेलेंट इस तरीके से आ जाएगा। तो सोचो मैं इसी में चुल्ल कर देता हूं, क्योंकि अब आप इजी कर दोगे। यदि आपने बता भी दिया कि यदि तीसरा सेल भी है तो प्लस E3 अपॉन R3 बिल्कुल आ सकता है यार, पेपर में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता पेपर में, इस अप्रोच के साथ क्यों पढ़ रहे हो भैया, मैं तो ये मास्टर हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, यानी आप इतने तो समझदार हो, यदि n सेल पैरेलल में हुए, देखो ये रहा सेल, ठीक है, ये रहा सेल, ये रहा सेल, ये रहा, ठीक है, ये सभी सेल, बताइए बेटा यदि ये कौन सी ग्रुपिंग है, जल्दी बताओ कौन सी ग्रुपिंग है, ये पैरेलल ग्रुपिंग है, ये E1 E2 E3 E4 ये सब होंगे, ठीक है, तो बताइए ये वाला फॉर्मूला क्या रूप ले लेगा, ये वाला फॉर्मूला है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तो ये रूप ले लेगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस वही n बार En अपॉन Rn, और आर इक्विवेलेंट वाला क्या फॉर्मूला ले लेगा, ये ले लेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बेटा इतना भी कठिन ये नहीं है, जब फाइनल रिजल्ट ये आया तो इतना भी कठिन नहीं है। अब इसमें भी वो चुल्ल कर सकते हो, ये सब तो सर एडिटिव मोड में, एडिटिव मोड, देखो ये भी करंट ऐसे दे रहा है, करंट तो यूं आएगी, ये भी करंट ऐसे दे रहा है, ये भी सब जुड़ रही है करंट, ये सब तो करंट जुड़ रही है। यदि एक भी सेल पलट जाए, अब इधर देखिए नजरें को इधर ले आइए, मान लो ये सेल इस तरीके से कनेक्टेड हो, इस तरीके से, तो केवल इस जगह माइनस रख देना, इस जगह माइनस, थोड़ा साफ साफ और दिखे, यानी अब आप लैंग्वेज पढ़िए नोट्स में, उस नोट्स की लैंग्वेज में साफ लिखा होगा, इफ एनी ऑफ द सेल इन अबव ग्रुपिंग इज फाउंड इन रिवर्स इन पोलैरिटी
then EMF of that cell is put with negative sign in this equation. This equation remains as it is. रेजिस्टेंस पे माइनस नहीं चढ़ाना है. पढ़िए ये लाइन, पढ़िए जल्दी से ये लाइन पढ़िए. ये थी बेटा पैरेलल ग्रुपिंग. और इसका एक सिंपल सा केस मैं बता देता हूं, एक सिंपल सा केस, फिर आपको छोड़ता हूं. ठीक है, होप कि यहां तक क्लियर है. और एक और चीज मैं दावा कह रहा हूं कि घर पे जाके यदि आप नहीं पढ़ोगे तो पक्का कल बिल्कुल दिमाग के नंगे होके आओगे, भूल के आओगे. भूला. घर पे जाके आपको एक बार ये टॉपिक नोट्स में से पढ़ना है और फिर पढ़ने के बाद एक बार खुद हाथ से करना है. ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, हाँ घर पे जाके मतलब घर पे तो वही हो, ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी कमी हो रही है, जो दिक्कत हो रही है वो ये, मैं क्या कह देता हूं स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो. ऑफलाइन होता तो बेटा क्या कहता मैं, लिख लो. तो कम से कम आपके हाथ से कलम से एक बार तो लिखता. ये कमी को आप पूरी कर सकते हो, ये कमी आपको पूरी करनी है. घर पे जाके इसे एक बार खुद से करना. और एक लास्ट टॉपिक बता के इसी का ही मैंने कहा ना, मैं पैरेलल के आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इवन सवाल भी नहीं करा था. अपने आपको कल प्रिपेयर करके आइएगा, कल कराऊंगा सवाल. शाम को आइएगा, शाम को मीटिंग में आ जाइएगा, आज आ जाइएगा. ठीक है, वैसे मैं ग्रुप में डाल दूंगा यदि होगी तो मीटिंग. ठीक, और वो जो इसके सवाल है वो शाम को कराऊंगा. ठीक, तो चलिए बेटा, मैं क्या बता रहा हूं, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं. इसमें एक स्पेशल कहानी. यदि ये सारे सेल पैरेलल में हो, एडिटिव मोड में ही हो, लेकिन आइडेंटिकल हो. व्हाट आई हैव एडेड एक्स्ट्रा वर्ड हियर, एक एक्स्ट्रा वर्ड और ऐड कर दिया कि ये सभी सेल एडिटिव मोड में हो, पैरेलल हो, लेकिन सभी ई. अच्छा, दो सेल आइडेंटिकल कब होते हैं, सुन लो. दो सेल आइडेंटिकल कब होते हैं, जब उनका ईएमएफ भी एक सा हो और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक सा हो. यानी ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबके एक से हैं. सपोज करो ये एन सेल्स है, तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी इसमें, एक रिजल्ट. मतलब नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं मैंने बस इस थ्योरी का एक एग्जांपल दे दिया आपको कि करो. चलो करें, चलिए स्टार्ट करते हैं. बताइए इसका आर इक्विवेलेंट आर बाई एन आएगा कि नहीं आएगा, सोच के बताओ पहले तो. आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, मैं तो लगा चुका. और ट्रिक बनी किस लिए, बताना. आर आर आर, एक रेजिस्टेंस आर है, आर 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 आर. तो बताइए आर 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 एन टाइम्स लगाओगे. ठीक है, तो बताइए एन अपॉन आर और फिर इसको उल्टा करोगे आर अपॉन एन. वैसे भी ये स्टैंडर्ड ट्रिक है, याद है ना स्टैंडर्ड ट्रिक. 10-10 ओम के, यदि बताइए ओरली बताइए 10-10 ओम के 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में, 10-10 ओम के 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में है. आंसर बताइए. जी हाँ 2 ओम आएगा. तो वही ट्रिक लग गई. आर इक्विवेलेंट तो ये आ गया ना. अब ई इक्विवेलेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बेटा, ई इक्विवेलेंट के लिए ये फॉर्मूला. तो चलिए ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट. बताइए E1 कितना है, E. R1 कितना है, R. दूसरा सेल इस वाली में वो भी EMF का है, वो भी R प्लस. कितने ऐसे N सेल्स हैं, N टाइम्स. तो बताइए E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट N E अपॉन R आएगा. E बोलो RHS यही आएगी नहीं आएगी, बताइए. यदि इस सबको जोड़ूंगा तो RHS NE अपॉन R आएगी. इस R इक्विवेलेंट को उधर ले जाओ आप, क्योंकि आपको निकालना तो सिर्फ ये है ना, निकालना तो सिर्फ ये है. और R इक्विवेलेंट आपका कितना आया है, R इक्विवेलेंट R अपॉन N. इसकी जगह R अपॉन N रख रहा हूं. तो एक विचित्र बात आपको देखने को मिली, और ये रट लेनी है बेटा. विचित्र बात क्या देखने को मिली, सोच के देखो क्या मिली, सोच के देखो क्या मिली विचित्र बात. यानी यदि 10-10 वोल्ट के सभी सेल पैरेलल में है, तो इफेक्टिव ईएमएफ एक ही सेल की ईएमएफ के बराबर आ रहा है. तो बताइए यदि ये सभी 10-10 वोल्ट के हैं तो फाइनल ईएमएफ कितना आएगा, फाइनल ईएमएफ भी 10 वोल्ट ही आएगा. यदि ये 10-10 वोल्ट के हैं तो फाइनल ईएमएफ भी 10 वोल्ट आएगा. हाँ, अब आप कहोगे सर फिर फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ. अकेला सेल ईएमएफ का था,
अब आप कहोगे इस ग्रुपिंग का फायदा क्या हुआ? फायदा, अच्छा कितने लोगों को फायदा दिख गया बताइए, कितने लोगों को दिख गया है फायदा कि ये सभी सेलों की ग्रुपिंग का इफेक्टिव ईएमएफ ई आएगा। अब आप कहोगे कि इसे तो अकेले ही सेल यूज कर लेते, तो सिद्धार्थ बता क्या फायदा आया है? जिसको आगे वो टाइप करो कि फायदा फिर भी हुआ है, फायदा तो फिर भी हुआ है, जल्दी बताओ। हाँ चेतन ने सही टाइप कर दिया, चेतन बिल्कुल ठीक, जल्दी बोलो, शाबाश बेटा, और टाइप करो बेटा, यही फायदा है। विष्णु हुआ लिखा है तूने, अब पीछे का मैसेज या तो आया नहीं, रास्ते में रह गया। ओफो, जल्दी से टाइप करो कि फाइनली फिर फायदा क्या हुआ इतने सारे चैनलों को ग्रुपिंग करके। नहीं बस हाँ लिख दिया, टाइपिंग का केवल एक का आया, चेतन का। बेटा जब आप इसका इक्विवेलेंट लिखोगे, ई इक्विवेलेंट, वो भले ही ई आया है लेकिन आर इक्विवेलेंट पे तो असर आ गया, एन टाइम्स घट गया बेटा इस ग्रुपिंग से। इन ग्रुपिंग से जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आया है वो एन टाइम्स घट गया। आया समझ में? नहीं ठीक है। अभी आपको क्या लग रहा यार ये सभी 10-10 वोल्ट के हैं, तब भी रिजल्ट 10 वोल्ट आया, लेकिन इस 10 देखिए, इस 10 वोल्ट में और इस 10 वोल्ट में अंतर आ चुका है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर था पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाई एन है। अच्छा मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, वैसे मेरी तरफ से हो गया। यदि ये देखिए ये 10 वोल्ट का ईएमएफ है, ये 10 वोल्ट का ईएमएफ है, ये 10 वोल्ट का ईएमएफ है, हमने क्या सीखा? यदि ये तीनों पैरेलल में है तो बताइए इफेक्टिव ईएमएफ क्या आया? जल्दी बोलो, ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का इफेक्टिव ईएमएफ क्या आएगा? 10-10 वोल्ट के 3 सेल लग रहे हैं, तो हमने यही सीखा कि 10-10 वोल्ट के यदि 3 सेल पैरेलल में लग रहे हैं तो इफेक्टिव ईएमएफ 10 ही आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस पे ये फिजिक्स लगा देंगे। अच्छा मैं आपको जनरल लाइफ में एक चीज बताता हूं जो इससे थोड़ा सा कनेक्ट हो जाती है, थोड़ी सी कनेक्ट हो जाती है। मेरी तरफ से क्लास हो चुकी है, आप छोड़ सकते हो, बस मैं एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रहा हूं। बताना मेरे कमरे में सपोज करो, इमेजिन करो, ठीक ये कमरा है, बैटरी का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। पता है ये बैटरी क्या कर रही है? सुनो आप, ये ए और बी के बीच में 10 वोल्ट मेंटेन करना चाह रही है। ये क्या कर रही है? ये भी ए और बी के बीच में 10 वोल्ट ही मेंटेन करना चाह रही है। ये क्या कर रही है? ये भी ए और बी के बीच में 10 वोल्ट ही मेंटेन करना चाहती है, क्योंकि बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। तो ये क्योंकि तीनों 10 वोल्ट मेंटेन करना चाह रही है, तो सिस्टम का जो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो 10 वोल्ट ही होगा। अब मैं इसको एसी के एग्जांपल से, जैसे एक कमरा है इसमें एक एसी लग रहा है, बताइए इफेक्टिव एसी है बढ़िया। यदि आपने यहां का टेम्परेचर सपोज करो 24 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया, तो थोड़ी देर कूलिंग करने के बाद मैं ये मान रहा हूं कि जो ये सेट कर रहा है वो यहां हो जाएगा, तो कमरे का टेम्परेचर कितना हो गया? 24 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये एसी इस कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस सेट करने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे बताइए यदि एक एसी और इंस्टॉल कर दो, उसका टेम्परेचर भी 24 सेट कर दूं, तो 24 ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा कमरे की, ये भी 24 मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो कमरे का टेम्परेचर 48 हो जाएगा ना? जल्दी बोलो, क्योंकि ये भी 24 मेंटेन करना चाह रहा है कमरे का, ये भी 24 मेंटेन करना चाह रहा है कमरे का, तो कमरे का टेम्परेचर 48 हो जाएगा। लिखो 48 डिग्री सेल्सियस, है ना? आपको समझ में आ गया होगा कि ये यानी इस कमरे का बताइए टेम्परेचर क्या होगा? 12 होगा? अच्छा बताइए 12 होगा? नहीं, इन दोनों का मिलकर भी कमरे का टेम्परेचर 24 ही रहेगा। तो वही यहां सेलों के साथ हुआ है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा बोलो? दो का, बहुत जल्दी से कूलिंग करेंगे। यदि एक एसी को पूरे कमरे को ठंडा करने में 1 घंटा लग गया, सब जानते हैं सबके घर में गर्मी पड़ रही है, साला रात को एसी चलाओ, पूरे कमरे की पहले भभक निकालेगा, आधा 1 घंटा लग जाता है एसी को, इस समय इतनी गर्मी लग रही है हम, ठीक है। लेकिन 2 एसी लगेंगे तो क्या इतना टाइम थोड़ी नहीं लगेगा, फटाफट कर देंगे, फटाफट कर देंगे वो। यही एग्जाम्पल इसमें फिट होता है। थैंक यू बेटा अक्षत। तो बेटा यदि मेरे क्लासेस समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ठोक के करो। और तुम्हें पता ही है मेरे सब्सक्रिप्शन लेने वाले बच्चों की गर्लफ्रेंड आसानी से मिलती है, नौकरी आसानी से मिलती है, लड़कियों को सरकारी दूल्हा मिलेगा बेटा, सरकारी दूल्हा मिलेगा।